राज्य सूची के विषय पे, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद द्वारा संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पे कानून बनाया गया, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित करके इसे एक बार में एक एक बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। जो प्रश्न मैंने आप लोग से पहले पूछा था, आप लोगों ने भी मुझसे काउंटर क्वेश्चन किया था, इसको कितना बार कर सकते हैं, तो बार बार कर सकते हैं, लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो राज्य सूची के विषयों पे संसद कानून बनाएगी किस अनुच्छेद के तहत, मतलब संसद के पास ये शक्ति है से आर्थिक महत्व के, ठीक है, कानून पे, आर्थिक महत्व के विषय पे, मतलब राज्यसभा कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है राज्यसभा राज्य सूची के विषय पे। अनुच्छेद बताइए, कौन सा अनुच्छेद? हेलो, अरे ऊपर में लिखा हुआ भी है, दिख नहीं रहा दो क्या सौ आप लोग उनचास को? सर, 249 होगा। आवाज नहीं आ रहा है, 249, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय संसद को राज्य सूची के कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों की सहमति से संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है। अब जिस समय देश में आप मान लीजिए राज्य में मान लीजिए देश में आपात लगा हुआ है, ठीक है, तो देखेंगे राष्ट्रपति शासन या फिर राष्ट्रीय आपात, दोनों कंडीशन होगा। तो ऐसे कंडीशन में संसद को राज्यसभा के विषय पे कानून बनाने का अधिकार हो जाता है, और ऐसे कानून अगर बनेगा तो राज्य किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 253 क्या कहता था? अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने तो संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है, ठीक है। जी सर। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौता का प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सकता है, ठीक है। तो वही अनुच्छेद 253 बहुत 249 और 253 याद रखिए। 249 में क्या है? अगर राष्ट्रीय हित के अगर प्रश्न होगा तो राज्य सूची के विषय पे कानून बनाएगा। राष्ट्रीय आपात या फिर राष्ट्रपति शासन होगा तो भी मतलब राज्य सूची के विषय पे कानून बनाएगा। अंतरराष्ट्रीय समझौता को प्रभावी करना है तो मतलब कोई सा रीजन होगा तो भी राज्य सूची के विषय पे संसद के पास कानून बनाने का अधिकार होगा। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत की बात करिए, प्रश्न कई बार पूछा है। निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति कर पे, संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार, सब पे मतलब क्या होता है? संघ के प्रमुख राजस्व का स्रोत होता है। रेलवे से प्राप्त राजस्व किसके पास जाएगा? संघ के पास। संघ के पास जाएगा, ठीक है। रेलवे से प्राप्त जो राजस्व जो होगा संघ के पास जाएगा, ठीक है। बात करेंगे कृषि भूमि से प्राप्त जो आयकर जो होगा, उससे जो आमदनी जो प्राप्त होगा कृषि भूमि से, वह किसके पास जाएगा? राज्य ना। बिल्कुल राज्य के पास जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, ये किसके पास जाएगा? संघ के पास। केंद्र के पास में। संघ केंद्र के पास जाएगा, ठीक है। शेयर बाजार किसका विषय है? संघ का विषय। अब देखिए राज्य के पास भी राजस्व का स्रोत हो जाए, व्यक्ति का कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पे कर, जो कि आप लोग मकान टैक्स देते हैं, किसको देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट देते हैं? गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, बिल्कुल। पशुओं तथा नौकायान पे कर, बिक्री कर, सेल टैक्स जो होता है सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत होता है स्टेट गवर्नमेंट के, सेल टैक्स। वाहनों पे चुंगी जो लगता है किसका होता है? वाहनों पे चुंगी किसका होता है? ठीक है, किसका होता है? राज्य का होता है, ठीक है। तो राज्य सरकार के प्रमुख राजस्व का स्रोत ये है, केंद्र सरकार का वो मतलब है, ठीक है। लेकिन दोनों में विवाद तो हो सकता। सीमा क्या? शुल्क को ही टोल टैक्स कहते हैं क्या? शुल्क क्या होता है? संपदा शुल्क होता है, और उसको क्या बोलते हैं? उसको संपदा शुल्क किस पे लगा सकते हैं? संपदा शुल्क कैसे डिफाइन करो संपदा शुल्क? को ही बोलते हैं क्या? प्रॉपर्टी क्या? टैक्स को। नहीं नहीं, उनको नहीं प्रॉपर्टी बोलते। टैक्स। वही प्रॉपर्टी का ही होता है, प्रॉपर्टी का ही होता है सर। संपदा स्टेट शुल्क को बोलते हैं इंग्लिश में संपदा क्या को। बोलते हैं? स्टेट ई एस्टेट स्टेट ड्यूटी बोला स्टेट जाता है। स्टेट बोलते हैं। हाँ, ई एस्टेट ड्यूटी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिए, ई एस्टेट ड्यूटी बोला जाता है संपदा शुल्क को, ठीक है। अभी लगेगा कैसे ये संपदा शुल्क, ई एस्टेट, देखिए हाँ विद्या बता देता हूँ, ठीक है। जी सर। हाँ, संपदा शुल्क वैसे संपत्ति पे लगाएंगे जिसका मूल्य 50 लाख रुपया से अधिक होगा, और लग्जरियस चीजों पे मुख्यतः लगता है, ठीक है।
ध्यान में जी रखेंगे। सर। ठीक है, जैसे मान लीजिए, हाँ जैसे कुछ मैसेज मान लीजिए, जैसे कि सर भूमि पर तो नॉर्मली टैक्स लगता ही है, लेकिन कुछ ऐसा भूमि होगा जिसपे इंडस्ट्रियल टैक्स प्रॉपर्टी लगेगा। वाला है क्या सर, ये ठीक है, प्रॉपर्टी वाला? हाँ हाँ, इंडस्ट्री वगैरह पे लगता है ना। जैसे मान लीजिए आपका 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 नॉर्मल घर है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे जगह पे घर होगा, जैसे बिजली बिल दो तरह का आता है, कि एक आता है नॉर्मली घर के लिए, एक आता है मतलब इंडस्ट्री के कमर्शियल। लिए, कमर्शियल हम्म। आता है। तो एक तरह के समझिए ना, मतलब ये भी मतलब तो भूमि के घर संपत्ति पे ही लगता है, लेकिन उसका वैल्यू जो होना चाहिए 50 लाख से अधिक होना चाहिए। ठीक है, जी सर। चलिए। अब केंद्र एवं राज्यों के बीच में जाहिर सी बात है विवाद होगा। किस लिए विवाद होगा? दो तरह के विवाद हो सकता है, एक अर्थ को लेकर हो सकता है, एक प्रशासन को लेकर हो सकता है। ठीक है, केंद्र एवं राज्य के बीच प्रशासनिक विवाद का सबसे बड़ा कारण कौन है? नहीं, गांव घर द्वार में कहते हैं, यही आदमी है जिसकी वजह से बार बार विवाद होता है। वो आदमी कौन है केंद्र एवं राज्य के बीच में विवाद का सबसे बड़ा कारण? टैक्स शेयर करना। नहीं, वो आदमी राज्यपाल है। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र और राज्य के बीच में विवाद का कारण जो है सो राज्यपाल है। लेकिन आर्थिक रूप से अगर विवाद के कारण की बात करेंगे तो टैक्स है। इसके लिए किस चीज का गठन किया गया है? केंद्र में राज्य के बीच के मतलब अर्थ मतलब क्या बोले, टैक्स के बंटवारा के लिए आर्टिकल 280। जीएसटी ना? अरे फाइनेंस कमीशन इसीलिए है। फाइनेंस अच्छा अच्छा, कमीशन वित्त क्यों बनाया मंत्रालय। गया? वित्त मंत्रालय नहीं, वित्त आयोग। वित्त आयोग, ठीक सर, ठीक है। चलिए, वित्त मंत्रालय केंद्र का हिस्सा होता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए 4 आयोग गठित किए गए। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, केंद्र एवं राज्यों के बीच में विवाद सुधारेंगे। राजमन्नार, भगवान सहाय समिति, और अंतिम में 1983 में सरकरिया आयोग। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा? सरकरिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए। प्रशासनिक सुधार आयोग क्यों बनाया गया? तो केंद्र एवं राज्य के बीच में विवाद को सुधारने के लिए। ठीक है, राजमन्नार आयोग किस लिए बनाया गया? भगवान साहब किस लिए बनाया गया? ठीक है, तो ये सारे प्रश्न को प्रशासनिक। आप लोग क्या करेंगे, हाँ ध्यान में इसको रखेंगे, सारे इसीलिए ही बनाए गए हैं। ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, पढ़ लीजिए एक बार आप लोग भी। हम्म। कौन कौन है? राजमन्नार है, भगवान सहाय समिति है, सरकरिया है। आप देखें सरकरिया आयोग कब आई थी? 1983 83 में। में। ठीक है, सरकरिया आयोग की बात करेंगे तो कब आई थी? तो 1983 में आई थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिनका नाम है आर एस सरकरिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों के 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। बी शिवरामन थे, जो कि आगे चल के आप देखेंगे शिवरामन कमीशन भी आता है, जिससे नाबार्ड किसकी के। गठन होता है? शिवरामन। नाबार्ड। नबार्ड की स्थापना होती है 82 में। हाँ, इससे पहले ही हो गई थी तब तो। उसके बाद के एम आर सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। ध्यान में रखेंगे, आयोग ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्था एवं कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन एवं प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करे। अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया, तथापि इसका कार्यकाल 4 वर्ष तक बढ़ाना पड़ा। मतलब 1 वर्ष इन्होंने मांगा। ऑलरेडी जो आयोग में जो बनते सारा रिटायर रहते, सारे के सारे बूढ़े लोग होते हैं, काम थोड़ा धीमा स्पीड से चलता है। 1 साल में बोला हम दे देंगे, लेकिन 83 में बना, बोला 84 में देंगे। फिर 4 साल के बाद इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, 1987 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ऐसे प्रश्न में सरकरिया आयोग बना कब? 1983 में। रिपोर्ट कब दिया? रिपोर्ट कब दिया? 87। बिल्कुल 87 में। 1987 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। इनके रिपोर्ट को ठीक है जारी कब किया गया? 88। बिल्कुल, इनके 88 में, रिपोर्ट की 88। बात करेंगे तो इनके रिपोर्ट को जारी कब किया गया? तो 1987 में इनको रिपोर्ट को मतलब क्या किया गया? तो इनके रिपोर्ट को मतलब जारी किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना इनके रिपोर्ट को जारी कब की गया, तो ये प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। 1987 में इनके रिपोर्ट को मतलब प्रस्तुत किया गया। अब आते हैं इन्होंने सिफारिश क्या की थी। रिपोर्ट को अंतिम रूप से 1987 में पेश की गई। इस पे 4 आधिकारिक तौर पर 1988 में प्रस्तुत किया गया था। कैसे प्रश्न बनेंगे? 1983 में समिति बना, बोला 1 साल में हम निपटा देंगे, लगा दिया 4 साल। फाइनल रूप से 1988 में इनके रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार में कितने सिफारिशें प्रस्तुत की? तो 247, मतलब 24x7। तो 247 याद रखिएगा। ठीक है, 247 सिफारिशें मतलब क्या की प्रस्तुत की गई, ताकि केंद्र एवं राज्य के बीच में रिश्ते मतलब मधुर हो सके। ठीक है, जी सर। पूंजी आयोग की बात करेंगे।
तो वर्ष 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। पुंची आयोग कब बना? 2007। 2007 में 2007 में बना। इसमें इसमें अन्य 4 सदस्य भी थे। एक धीरेन्द्र सिंह थे, विनोद कुमार थे, प्रोफेसर NR माधव मेनन और डॉक्टर अमरेश बागची। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे? सरकरिया में सदस्य कितने थे 4। बताएंगे? 3 थे ना सर? 2 और थे, सरकरिया एक मुख्य थे और एक 2 और थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, और भी थे। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। अंतिम बात करें, रिपोर्ट अंतिम, ये तो हो गया, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे कितने थे? 4 सदस्य थे, ध्यान में रखेंगे। इस आयोग के 4 सदस्य थे, अन्य थे, मतलब टोटल 5 थे पुंछी आयोग में। एक मदन मोहन पुंछी है, धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर NR और माधव मेनन और डॉक्टर अमरेश बागची। फरवरी 2008 में बागची जी का निधन हो गया, मतलब समझ रहे हैं, अंतिम समय में इनको चुना जा रहा है। पश्चात उसके बाद कौन आएगा? विजय केलकर। ठीक है, विजय शंकर आते हैं। ठीक है, केलकर ने विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 में नियुक्त किया गया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकरिया आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुकी है। तो नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंध को पुनः मतलब आकलन किया जाना चाहिए। तो आप हमें पता है सरकरिया 1983 में, तो पुंछी कब बना? 7 में 2007। 2007 में। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देखिए, केंद्र राज्य संबंध से कुछ प्रमुख अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद 247। अनुच्छेद 247 क्या कहता है? न्यायालय की स्थापना। कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के उपबंध करने की शक्ति जो है केंद्र के पास होगी। अनुच्छेद 247। 249 क्या है? 249 तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको भूलना नहीं है। 249 राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद कानून बनाने की शक्ति है। किस आर्टिकल्स में? 249। और ये जो कानून जो बनेगा, ठीक है, ये जो कानून जो बनेगा आपका, ठीक है, कितने वर्ष के लिए होगा? 1 साल। 1 साल के लिए। ठीक है, लेकिन बार बार चाहे तो इसको बढ़ा सकता है। हाँ बिल्कुल, अस्थायी कानून बनेगा। ठीक है, राज्य सूची के किसी विषय पर, हाँ, राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति किसमें है? 250 में। दो आपात की स्थिति में 250। 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा विधान को अंगीकार करना किसमें है? तो 252 में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद कानून बनाएगी। ठीक है, 252 में। ठीक है, 253 में क्या है? संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार, अधिनियम अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय से किए गए विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र उनके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति जो है 253 में है। ठीक है, और ऐसे विधि जब बनेगी तो राज्य उस पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगाएगी। कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण है। कौन सा आर्टिकल्स? 257। बिल्कुल, कौन सा आर्टिकल था? 257। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल? तो 257। ठीक है, अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का मुख्य न्याय निर्णय किसमें आपको दिखेगा? 262 में। अंतर्राज्यीय परिषद किसमें? अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद 263 में। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अंतर्राज्यीय परिषद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद का हेड कौन होंगे? गृह मंत्री। प्रधानमंत्री। गृह मंत्री। राज्य परिषद प्राइम मिनिस्टर। चलिए, संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संघीकृत में उपयोग किए गए कर कौन होगा? 268 में। लगाएगा तो संघ, लेकिन उसको संग्रहित करके उपयोग कौन करेगा? स्टेट, राज्य। स्टेट करेगा। ठीक है, ध्यान में रखिए, ये 268 में है। 268 के 1 में संघ द्वारा आरोपित है राज्यों द्वारा संघीकृत उपयोग किया गया सेवा कर की बात करेंगे, GST, सॉरी सर्विस टैक्स 268 के 1 में था, जिसको मतलब कि किसके द्वारा लगाता तो संघ था, लेकिन इसका उपयोग कौन करता था और संघीकृत कौन करता था? राज्य। राज्य। ठीक है, ध्यान में। सिनेमा के ऊपर कर कौन लगा सकता है? मनोरंजन कर कौन लगाएगा? हाँ, ये मनोरंजन स्टेट लगाएगा ना सर? स्टेट। इसीलिए बार बार आप देखते हुएगा से मतलब इस फिल्म को फ्री कर दिया गया। हाँ, टैक्स फ्री कर दिया गया। कितना मूवी? टैक्स फ्री कर दिया गया। देखा है ना आप लोगों ने, बहुत सारे फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसका देखिएगा कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाता होगा। ठीक है, अभी एक बहुत घटिया फिल्म आई है एनिमल, आज मैं देख रहा था, पहला बार कौन देखे सा? कोई फिल्म को 3.5 घंटा का बनाया हुआ है। अच्छा है कुछ लोग सर। बड़ा तारीफ कर रहा था,
मुझे मतलब उतना मतलब सर कुछ वो नहीं लगा। बहुत हिट मूवी है सर। बिना सर तो पैर का समझे में नहीं आया, मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, नहीं पूरा कहानी सुने थे, सर गोवा कहना में सर क्या 5 दिन चाहते लाइन हैं। लगना पड़ता है सर। 5 दिन से वेट कर रहे हैं हम लोग फिल्म देखने के लिए एनिमल, फिर भी टिकट नहीं मिल रहा है सर। बृहस्पतिवार को। संघ द्वारा आरोपित है, राज्यों द्वारा संघीकृत एवं उपयोग, हमको फिल्म वो लगता है ना जो वास्तविकता से थोड़ा मतलब परे हो। क्योंकि रिलेटेड हो। हाँ, ये वास्तविकता से दूर दूर तक हमको नहीं लगा। कुछ नहीं, बाप बेटा का कहानी यार। एक्शन तो बेकार है, बाप भी डाल बाप दिया बेटा का बेकार। वैसा कहानी होता है। एक तरह दिखा रहा बहुत प्यार है और दूसरी तरफ 20 साल से बेटा मिलने ही नहीं आया है, तो ये कौन सा कहानी हो बॉलीवुड गया। में होता होगा वैसा प्यार। हम्म। सर बॉलीवुड देखना ही नहीं चाहिए। मुझे वही पहले तो। लगा क्या संजय दत्त का लाइफ का स्टोरी है, ठीक है, संजय दत्त और सुनील दत्त के लाइफ स्टोरी को थोड़ा सा दिखाया है, उसमें बंदूक उंदूक का सीन दिखाया, तो हमको लगा से कहीं मुंबई हमला से, कहीं तो मुंबई हमले से तो मतलब कोई संबंधित तो नहीं, इसीलिए हम देखे उसको। नहीं तो थोड़ा सा नहीं। उसमें बाल का स्टाइल फिर से मतलब जो वो बिल्कुल संजय दत्त से बॉडी वगैरह, मुझे लगा से कहीं उससे मतलब तो प्रभावित तो नहीं है। नहीं, उससे नहीं प्रभावित है सर। मुझे लगा उसी पे कहीं बेस तो नहीं बनाया। 269 में क्या है, तो केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संघीकृत किए गए किंतु राज्यों के द्वारा दिए जाने वाले कर, तो केंद्र द्वारा लगाते हैं, ठीक है, संघीकृत पद है, किंतु राज्यों को दिया जाता है। जो केंद्र जो टैक्स जो वसूलता है, जीएसटी वसूलता है, तो उसमें राज्य का भी हिस्सा होता है, ठीक है, वो 269 में है। हाँ 270 में बात करेंगे केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच में विधेयक, केंद्र एवं राज्यों के बीच में लगाए, केंद्र भी लगाएगा राज्य भी लगाएगा। जीएसटी कौन लगाता है, केंद्र भी दोनों। लगाता है राज्य भी लगाता है, एसजीएसटी सीजीएसटी सी होता है ना। हाँ लेकिन बात करेंगे इसको वसूलता कौन है, मतलब क्या होता है, सर जीएसटी सर किस संघ तथा। आर्टिकल के अंतर्गत आता है सर? 280 एक। जीएसटी 280, नहीं नहीं 280 में नहीं है जीएसटी, 249 है ना, कितना नहीं है 249 नहीं जीएसटी। 282A। उनासी है ना, 79। हाँ 279 है सर जीएसटी। सर ना उसमें भी ये उसका भाग है ना सर, कितना ए है 279 या 279 एट्टी ए। के कितने हैं? अरे 279 का ए है, जीएसटी काउंसिल है, टू उसमें सेवेंटी जीएसटी नाइन नहीं है, है। जीएसटी परिषद। कंफर्म है? तो हेड कंफर्म होता है है, तो क्या, हेड होता है उनका, कौन होता है हेड, वित्त निर्मला मंत्री सीतारमन। उसका हेड होता है, ठीक फाइनेंस है। मिनिस्टर। और सारे सदस्य जो होंगे विभिन्न राज्यों के जीएसटी मतलब। काउंसिल का बहुमत का निर्णय 3/4 बेसिस पे दिया जाएगा, मतलब कि हाँ ये अलग है, 75% ठीक है, चाहिए, ये अलग है, ठीक है, तीन ये बटा याद चार रखिएगा। इसीलिए अगर कभी आपको लगे ना कि आपके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया कुछ भी, तो समझिए 59 पे इसके है। लिए राज्य भी जिम्मेदार है, ठीक है, 3/4। अकेले केंद्र सरकार पर ठिकरा नहीं फोड़ना है, ठीक है, ठीक है। कुछ राज्यों का संघ से अनुदान की बात करेंगे 275 में, 283 में संचित निधिया, आकस्मिकता निधिया और लोक लेखा में, ठीक है, जमा धनराशियों की अभिरक्षा बात करेंगे 283 में है। 286 में वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पे करारोपण पे प्रतिबंध। 287 में बिजली पर करों से छूट है, ये इंपॉर्टेंट है। बिजली पर करों पर छूट जो है, जैसे अभी कभी आपके घर में बिजली वगैरह आता होगा तो देखिएगा लिखा होगा राज्य सरकार की तरफ से छूट, केंद्र सरकार की तरफ से छूट 50 रुपया, राज्य सरकार की तरफ से छूट वगैरह 287 में। 289 में क्या है, किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट, किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट 289। 290 में हमको ये कुछ नहीं याद है इसमें से, ठीक है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा, कभी कभी ऊपर का 2-3 पूछा जाता है, ठीक है। 253, 252, 250, 249 तो इंपॉर्टेंट है, बाकी टैक्स वाला आर्टिकल्स क्या कीजिएगा एक बार याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। 290 में है कुछ वेव और पेंशनों के संबंध का समायोजन है। 212 भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार, ठीक है, भारत सरकार किससे उधार लेगी, किससे लेगी, अदर कंट्रीज से। देखिए भारत सरकार उधार लेगी, रिजर्व बैंक से लेगी, कोई देश किसी देश को उधार नहीं देता, उस देश की संस्था देता है, ठीक है। कभी भी उधार लिया जाता है उस देश के संस्था से लिया जाता है, ठीक है, कभी भी कोई नेशन IMF से इन्वॉल्व नहीं होता, नेशन के संस्था इन्वॉल्व होता है। और कभी भी देखिए कोई समझौता वगैरह भी होता है, ठीक है, तो उस नेशन के बिहाफ पे उस देश का संस्था करे। जब भी दो देश के बीच में व्यापार होगा तो बिना बैंक के इन्वॉल्व किए व्यापार कर लेंगे, कैश में थोड़ी ना धंधा होता है। भारत अगर अमेरिका से व्यापार करता है, अमेरिका का कोई बैंक इन्वॉल्व होगा, भारत का कोई भी बैंक इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तब जाके होता है। राज्यों द्वारा लिया गया उधार की बात करेंगे 293 में है,
292 में, ठीक है, भारत सरकार जो उधार लेती है सो है। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करेंगे तो कितने में अंतर्राज्यीय परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में? अभी थोड़ा देर पहले ही पूछे हैं। 263। ध्यान में रखेंगे अगर। हाँ, अंतर्राज्यीय परिषद की बात की नियुक्ति कौन करेगा? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद कब बना था? 1990 में। 1990 में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद बना था, ठीक है। तारीख की बात करें, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। इनमें निम्न सदस्य होते हैं: प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्य एवं संघ क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष के 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करेगा। कितने बार होगा अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में? 3 बार किया जाएगा, ठीक है। ये आपका समझिए कि सिर्फ बिहार एसआई के हिसाब से नहीं हो रहा, समझिएगा डिटेल्स में पॉलिटिक्स को पढ़ रहा है, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद में भी काफी बाकी है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, उसका बेसिक नॉलेज यहाँ से हो गया, ठीक है। बीपीएससी में भी आपका काम चल ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत और इसमें जोर जार के बीपीएससी में भी काम आपका चल जाएगा। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक कितना? तो कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। वर्ष में कितने बार होगा अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक? 3 बार। 3 बार। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। सदस्य की संख्या कितनी होगी? कम से कम 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होने चाहिए, ठीक है। और राज्यों एवं संघ राज्यों के क्षेत्र के मुख्यमंत्री, या जहां पर मुख्यमंत्री नहीं, विधानसभा नहीं, तो वहां का मतलब क्या होना चाहिए? प्रशासक, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल। अब चल के निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? अच्छी संस्था है, बुरी संस्था है, फिर संवैधानिक संस्था है? संवैधानिक है। बिल्कुल संवैधानिक संस्था है, ठीक है। किस भाग में निर्वाचन आयोग है? 15। आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक? 324, 29। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। अस्थायी और संवैधानिक संस्था 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? वोटर्स डे। कौन सा बनाते हैं? ध्यान में रखेंगे, वोटर्स डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? तब वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त में अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति है, ठीक है। चुनाव आयोग, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन अब चेंज हो गया, प्रक्रिया चेंज होगा। प्रक्रिया जो चेंज हुआ वो बताइए, क्या प्रक्रिया चेंज हुई है? अब एक कमेटी के द्वारा किया जाएगा अब। हाँ, जैसे कॉलेजियम सिस्टम है ना उसमें जुडिशरी में, वैसे ही अब कमेटी बनेगी, जैसे प्रधानमंत्री। कॉलेजियम सिस्टम में थोड़ी ना, उसमें केवल न्यायाधीश ही कॉलेजियम में शामिल होता है, इसमें ऐसा थोड़ी ना। कॉलेजियम में कॉलेजियम सिस्टम में उस संस्था के द्वारा उस संस्था के लोगों का, इसमें प्रधानमंत्री होंगे और लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, साथ में कौन होंगे? एक और कौन होंगे? चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस। स्पीकर नहीं, स्पीकर नहीं होंगे। अरे जो सदन का नेता को ऑलरेडी शामिल कर रहे हैं तो स्पीकर को क्यों करेंगे? स्पीकर जस्ट अ न्यूट्रल पर्सन, ठीक है। स्पीकर क्या है कि न्यूट्रल पर्सन है, उसको उधर ही रहने दीजिए, ठीक है। स्पीकर का दर्जा किसके बराबर होता है? एक सांसद के बराबर, लोकसभा के। ज्यादा होता है उससे। और बताइए किसके बराबर होता है? कल बताया था, बोले तो याद करने के रखने के लिए। एक स्पीकर का दर्जा किसके बराबर होता है? सिंपल प्रश्न है ये। मंत्री परिषद में, मतलब कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर होता है। और सैलरी कितनी होती है? 2.5 लाख रुपए सैलरी होता है, ठीक है। बहुत अधिक पावर होता है स्पीकर के बाद। अपने पे आ जाए तो फिर बाहर कर देता है संसद को, ठीक है। जी सर। महुआ मोत्रा को भी बाहर के। महुआ मोत्रा के ऊपर क्या आरोप लगा था? आप लोग न्यूज देखते हैं? पैसे लेकर सवाल। वेरी गुड, ठीक है। उसको कैश क्यूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैश क्यूरी। अडानी के खिलाफ मतलब बहुत सारे उसने प्रश्न पूछे, जबकि लोगों पे शक कब गया? क्योंकि उनकी पार्टी न्यूट्रल थी। क्यों न्यूट्रल थी? क्योंकि ताजपुर वाला जो था, क्या बोलते हैं उसको, ताजपुर वाला वो मैटर जो आया था, क्या बोलते उसको, बंदरगाह को लेकर अडानी के साथ समझौता कर चुका था। ममता बनर्जी को बुझा नहीं रहा था हम क्या करें, लेकिन ये कंटिन्यू मतलब अडानी को काउंटर की जा रही है। तो बाद में पता चला इसने पैसे लेके मतलब क्या कर रही है, क्वेश्चन राइज कर रही है, ठीक है। और इसके लिए, ठीक है, संसद के अंदर ये कमेटी बनती है जो कि मतलब डिसिप्लिन, क्या बोलते हैं, अनुशासन को मतलब ध्यान में रखती है, सब चीजों को, ठीक है।
तो उसने ही मतलब जांच किया। तो अभी गई कि नहीं गई नहीं पता, लेकिन सुने थे जा सकती है इसकी सदस्यता। ना सर। तो मैंने बोला मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए एक कमेटी बनेगी, जिस कमेटी में प्रधानमंत्री साहब होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, और साथ में मतलब सर्वा सर्वी सीजीआई साहब होंगे, ठीक है। उनके द्वारा तय कमेटी के अनुसार ही मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन किया जाएगा। कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए। जो पहले हो जाए। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल की बात करेंगे तो 62 वर्ष मैक्सिमम एज, लेकिन उम्र जो होगा 6 वर्ष ही 62। होगा, ठीक है। जो भी जी पहले हो सर। जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों को जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हम्म, समझ गए ना? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। पहले चुनाव आयोग एक सदनीय होता था, एक सर वहाँ सदस्यीय जो होता था। 62 लिखल है वो गलत है। हम्म 65 ही वो होगा। 62 जो लिखल है वो गलत है, दोनों 62 का होगा। 6-65 होता है। दोनों का 65 नहीं, एक ही का 65 होता है। अरे ये तो मेरा रिसर्च है इस पे, 6-65 मान लीजिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोलिए, 4-5 गो अभी तुरंत अन्य भेज का देंगे। 62 होता है। टिकट सर अरे सर्वोच्च कैसे न्यायालय के 62 होता है, आप भेजिएगा ना। सुनिए सर, अच्छा, सर्वोच्च अरे क्या देख न्यायालय, सर देख देख क्वेश्चन सर? लीजिए, ठीक है, देख एक लीजिए बार क्या मतलब आप सर्वोच्च बता रहे हो दोनों का 65 होता है। सुनिए, दोनों का सर्वोच्च नहीं होता न्यायालय है। क्या सर होता है, क्वेश्चन 65 क्या है होता है। सर? और सबका होता है ये 62। सुनिए, मेरे को जैसा अरे लग रहा है ना, से इसमें 6-65 होना चाहिए। स्टेट में जाएंगे ना तो वहां पे चीफ जस्टिस का स्टेट हाँ, में 6-65 होता है, बाकी 6-62 होता है, ऐसा है क्या? 62 सही है सर, नहीं 62 ही नहीं, होता है। 62 ही होगा। 6-65 बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त का तो 6-65 होगा ही सर। वो तो अरे सही है, ये दोनों अन्य का, चुनाव आयुक्त की मुख्य बात चल रही है चुनाव ना। आयुक्त और मुख्य अन्य अन्य चुनाव का निर्वाचन आयुक्त आयुक्त। का 62 होगा ही तो होगा ना। अदर का इसका भी 62 6-65 होगा। ही है। 6-65 अगर अदर का 6-65 नहीं होगा ना, पूरा हम 4-4 किताब खोल के बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट गजब खोलिए। भाई। ठीक है, ठीक 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 है। जाते हैं। ठीक है। किसका फोटो देखा? मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा, गलत दिया हुआ। पहले चुनाव आयोग जो था एक सदस्यीय आयोग थे, परंतु अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अभी एक चुनाव आयोग का निधन हुआ है, क्या नाम है उनका? हाल फिलहाल में चर्चा में रहते हैं, निधन हो गया है। हाँ, नाम याद नहीं। टेंस गिल, सेशन क्या है नाम था क्या? उनका? नहीं नहीं नहीं, एम एस गिल का निधन हुआ हाल फिलहाल में। टीएन सेशन का उनसे पहले हुआ था। अभी एम एस गिल का निधन हुआ है ना चर्चा में, करंट अफेयर्स में, ठीक है। आप देखिए कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है। तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, ठीक है, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मतलब मान्यता प्राप्त करना, मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, साथ में चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, ठीक है। ये सारा जिम्मेवारी किसकी होती है? तो सारा की आचार सारा जिम्मेवारी की संहिता। बात। आचार संहिता एक तरह का मतलब कोड कंडक्ट होता है, जो कि मतलब चुनाव से तो मतलब समझिए कि 48 घंटा पहले मतलब लागू होता है, जिसमें किसी भी लोग कैश नहीं बांट सकते हैं, प्रचार करने का हटा देंगे, किसी लोग मतलब किसी दूसरे पार्टी का मतलब चुनाव चिन्ह का मतलब उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक पार्टी के एक सांसद के इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि वो पार्टी से रिजाइन दे दिया था, लेकिन फिर भी उसके मतलब बहुत सारा रूल्स होता है, ठीक है। मतलब आप इतना से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का आप रिलीजियस मैटर पे आप अटपटांग भाषण नहीं दे सकते, सारा का सारा आचार संहिता में होता है। इसको फिक्स नहीं होता आचार संहिता, अब कभी अलग हो सकता है, कभी मतलब हो सकता है समय के साथ परिवर्तन भी हो सकता है, सारा का सारा आचार संहिता में आएगा। चुनाव के कितना दिन पहले प्रचार बंद हो जाता है? 48 घंटे पहले। ये आचार संहिता का पाठ है। अब बड़ा पब्लिक सवाल गैदरिंग करेंगे, लेकिन पब्लिक गैदरिंग विदाउट परमिशन का आप नहीं कर सकते हैं। और 44 जब आचार संहिता जब लगा होगा तो जो कार्यपालिका का शक्ति मतलब क्या हो जाता है, निहित हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। किसी भी तरह का कार्य नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं बोलता आचार संहिता लगा हुआ है तो सारे कार्यपालिका के शक्ति या तो अस्थायी कार्यपालिका हो, अस्थायी कार्यपालिका का थोड़ा शक्ति तो मतलब ठीक ठाक रहता है, लेकिन जितने भी अस्थायी कार्यपालिका होता है सारा का शक्ति मतलब समाप्त हो जाता है। विधायक संसद की कहानी समाप्त। किसके पास पावर रहेगा? पूरा पावर चीफ इलेक्शन राष्ट्रपति। चुनाव आयोग के पास पूरा पावर रहता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा वैधानिक प्रावधान किया गया। एक अस्थायी और स्वतंत्र संस्था, आपको पता है निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था, एक अस्थायी भी है।
इसका अर्थात उसका निर्माण संविधान में किया गया। एक सिंपल क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा, प्रथम निर्वाचन आयोग कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। बिल्कुल सुकुमार सेन जो थे प्रथम जो थे निर्वाचन आयोग थे। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मुख्य चुनाव दोनों आयुक्त का माननीय 665 है सर। हाँ ठीक है, वो गलत दिया होगा। कोई आदमी अगर इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो गलत हुई ना होगा। मुख्य नहीं, चुनाव आयुक्त में नहीं, अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग तो नहीं, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जाएगा। कि नहीं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। आप चलेंगे यहाँ पे, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ध्यान में रखिएगा। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों के सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो कि उनके फिनेंशियल एक्टिविटी, उनके फिनेंशियल कंडीशन पे मतलब क्या होगा, इफेक्ट करेगा। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन भारत के कहाँ से दिया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, कहाँ से देते हैं? कंसोलिडेटेड फंड। ईवीएम। ईवीएम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बिल्कुल, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन को मतलब क्या बोलते हैं? ईवीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईवीएम बोलते हैं। सबसे पहले कहाँ का चुनाव हुआ था, ईवीएम का प्रयोग हुआ था? केरल में। केरल में, नागालैंड। कहाँ पे हुआ था बताइए? कहाँ पे चुनाव हुआ था सबसे पहले? केरल में हुआ था ना सर, केरल। बिल्कुल ठीक है। तो देखेंगे केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा का नाम भी आजकल पूछ सकता है, गहराई से बात करेंगे तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? पारूर। तो केरल के पारूर विधानसभा में 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग पहली बार किया गया। कब किया गया? 1982 में किया गया। नवंबर 1988 में मध्य प्रदेश की 5, राजस्थान की 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभा का चुनाव बड़े पैमाने पर ईवीएम से प्रयोग करके किया गया। ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने का बड़ा प्रथम राज्य जो है गोवा। ये आपको ध्यान में रखना है, बीच वाला भूल जाइए। सबसे पहले केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया। लेकिन पूरा चुनाव मतलब कराने का किसी राज्य को अगर बात करेंगे तो गोवा पहला राज्य है जो कि ईवीएम के माध्यम से अपना पूरा चुनाव करवाया। अगर पूछेंगे पहला बार ईवीएम का प्रयोग करके पहला बार आम चुनाव कब करवाया गया, तो 2004 का इलेक्शन जो था वो पूरी तरीके से ईवीएम के द्वारा करवाया गया। ठीक है, आम चुनाव समझते हैं, लोकसभा के इलेक्शन को आम चुनाव कहते हैं। ठीक है, तो 2004 का संपूर्ण आम सभा चुनाव की बात करेंगे तो किसके द्वारा करवाया गया? ईवीएम के द्वारा। किसकी सरकार बनी थी 2004 में? देवी और सज्जनों, कांग्रेस की मनमोहन सिंह के। मनमोहन सिंह। यूपीए 1 की सरकार बनी थी। किसकी बनी थी? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके गठबंधन दल यूपीए 1। 2004 से 2009 तक यूपीए 1, 2009 से लेकर 2014 तक यूपीए 2। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। इसी दोनों चरण में 4 से लेकर 9 तक, 9 से लेकर 14 तक हमारे मनमोहन सिंह मतलब देश के मतलब प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, 2009 के आम चुनाव में सभी विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। तो कई प्रश्न यहाँ से बन गए, बहुत सारे प्रश्न है। सबसे पहले केरल के किस विधानसभा के क्षेत्र में आप लोग बताइएगा ईवीएम का प्रयोग किया गया? क्या बताएंगे? पारुल। सभी लोग बोलिए। ठीक है, उसके बाद के पूरा राज्य में ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बना? गोवा। गोवा। पहली बार किस आम सभा के चुनाव में, ठीक सॉरी पहली बार किस आम चुनाव में, ठीक है, ईवीएम का प्रयोग किया गया? 2004 वाले में। किस आम चुनाव में पूरी तरह से ईवीएम का प्रयोग किया गया? साथ उसी साल से, ठीक है, जहां भी राज्य का भी चुनाव हुआ विधानसभा का, वहां पर भी ईवीएम का प्रयोग किया गया। से होने लगा। तो 2009 से होने लगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो विधानसभा में ईवीएम का प्रयोग होना, ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा है। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल। बिल्कुल, वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की मदद ली जाती है। वीवीपैट व्यवस्था के अंदर वोट डालने की तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। जैसे आपने वोट डाला ना, तो आपका वोट आपने जिस पार्टी को दिया वो मतलब वोट मतलब काउंट हुआ कि नहीं हुआ, उसका मतलब एक पेपर की पर्ची बनी। जैसे हम बीजेपी को वोट डाला
कमल छाप के ऊपर, तो आपका वोट बीजेपी को गया कि नहीं, एक मतलब पर्ची निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। जैसे पेट्रोल लेते हैं ना, तो पेट्रोल तो आपके वो गाड़ी पता में चला गया, चल लेकिन सबको हाँ तो पता पता चल चल, जाएगा लेकिन किसको वोट तो दिया गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो वो आप थोड़ी ना देख सकते हो, वो अच्छा कहाँ जाता है वो अंदर में जाता है, वो आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, अब काउंट कब होगा, जैसे वीवी मान वो लीजिए कहाँ पे दिखाता ईवीएम है में। पता है सर? हाँ वो मतलब जैसे वोट दे के निकले, उसके बगले में जो रहता है मशीन, वहां पे दिखा देता है किसको दिया जाता है। ये विद इन अ सेकेंड के लिए दिखाता है बस। हम्म, जिसका नजर तेज रहेगा सिर्फ वही देखेगा। बिल्कुल हाँ, थोड़ा देर के लिए दिखता है। अब बात करें गड़बड़ी का पता कैसे चलेगा। अब मान लीजिए ईवीएम में दिखा रहा है से 1000 वोट पड़ा, जिसमें से 500 वोट बीजेपी को पता चला, वीवीपैट में पता चला बीजेपी को अब वीवीपैट में मान लीजिए पता चले 520 वोट है, 550 वोट हो गया, फिर वीवीपैट में वोट की संख्या 500 ही है। ठीक है, मतलब 500 ही पर्ची गया, और ईवीएम में दिखा रहा है सिर्फ वोट की संख्या 600 हो गया, तो समझेंगे क्या है यहाँ पे चुनाव में क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ी। मतलब ईवीएम मशीन में मतलब क्या खरवारी है। मतलब वीवीपैट की संख्या ईवीएम की संख्या मतलब क्या होना चाहिए, मैच होना बड़ा। चाहिए। बराबर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, व्यवस्था करके वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती, इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया उनका नाम चुनाव चिन्ह छपा होता। सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग नागालैंड के चुनाव में 2013 में किया गया। तो बहुत सारे प्रश्न बन गए। सबसे पहले एक बार मुझे आप ये फिर से बताओ, वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। सबसे पहले किस चुनाव में बता वीवीपैट का प्रयोग किया गया, नागालैंड 2013। नागालैंड। किस राज्य ने, ठीक है, ईवीएम के द्वारा सबसे पहले चुनाव करवाया। ईवीएम केरल ने। पारू केरल। केरल। तो एक ही जगह पे हुआ ना, एक ही विधानसभा, पूरी तरीके से पूरे राज्य में किसने चुनाव करवाया, गोवा। गोवा ने। गोवा। गोवा ने। ठीक है, और केरल के किस विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले ईवीएम के माध्यम से 50 वोट पे चुनाव हुआ था, 50 बूथ पे। और पारूर। एगो पारू अपने यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन ये पारूर है। ठीक है, नोटा। नोटा 2013 में ही आया था ना, इंट्रोड्यूस हुआ था। हाँ नोटा 2014 के आम चुनाव पे, 2014 के आम चुनाव में नोटा आया था। सर एक क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब ईवीएम में मैक्सिमम कितना वोट जा सकता है, ये उसमें आया था टेस्ट में। मतलब एक ईवीएम में कितना वोट गिरा सकते हैं, हाँ मैक्सिमम कितना वोट का कैपेसिटी है एक ईवीएम में, ऐसा क्वेश्चन था। नहीं पता है क्या किन्हीं को। मैंने लगाया दुर्लभ था क्वेश्चन 25 है ये। गलत है, 2000 है। हाँ ऐसा ही के टेस्ट में आया था 2000। 2000 से ज्यादा नहीं जाएगा। नहीं अच्छा क्वेश्चन और था चलिए सर कि ठीक है, मतलब बता एक दिए। बार में कितने उम्मीदवार उस पे आ सकते हैं भी, जो होता है ईवीएम मशीन। अच्छा ये भी क्वेश्चन है सर, एक बार में कितना उम्मीदवार आ सकता है उस पे। हाँ जो बटन बना होता है ना सर, अच्छा सोचे नहीं कभी, पूछा कितना आ था सकते कहीं हमको, हैं याद बता दीजिए। याद 16 नहीं तक है तो हम सर। देखे हुए हैं, हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें 16 उम्मीदवार खड़ा हुआ था, उससे ज्यादा नहीं देखे हैं। 16 तक तो हम देखे हाँ हुए तो हैं। जब उससे ज्यादा होता है ना सर, तब दूसरा ईवीएम लगाना निक्कू पड़ता जी है। को पता होगा, बताइए निक्कू जी, दुर्लभ क्वेश्चन का जानकारी इनके पास रहता, बताइए। नहीं याद है सर, कुछ 16 से कुछ 15 होता है सर। 16 की 15 तो था मेरे यहाँ जो उम्मीदवार में खड़ा, लेकिन दिशा ने हम लोग का तो जिस तो पार्टी को 15 वोट देते होता हैं वो है, पहला नंबर पे ही 16 तो होता नहीं। है। पहला नंबर पे ही हमारा पार्टी होता है, बस देकर चले आते हैं, चुपचाप नीचे देखते भी नहीं कौन कहीं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया ने वीवीटी मशीन को किसने, वीवीपीटी मशीन को, वीवीपैट मशीन को किसने बनाया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपैट मशीन को बनाया 2013 में, और सबसे पहले चुनाव हुआ था वीवीपैट का प्रयोग हुआ था 2013 में ही। ठीक है, नागालैंड के चुनाव में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और अभी ना आप लोग का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एग्जाम के समय तबीयत खराब होने की संभावनाएं रहती है, इसलिए सुरक्षित रहे और सतर्क रहे। हो ठीक गया है, हो गया हाँ ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। हो गया पहले डर से। हाँ इसीलिए मैं बता दिया हूँ। बाहर के खाना उना थोड़ा अवॉइड कीजिए, और कम से कम 17-18 तारीख तक सुरक्षित रहिए। ठीक है ना, तो आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। सर्दी अगर हुआ तो पढ़ने के एफिशिएंसी से ज्यादा आपको समझने की एफिशिएंसी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आएगा, दिमागे काम करना बंद कर देता है, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान में रखिए।
और कॉन्फिडेंट रहिए, मोटिवेटेड रहिए, ठीक है, एग्जाम अच्छा ही जाएगा। और कॉन्फिडेंस अगर लूज हुआ तो समझिए एग्जाम खराब जा सकता है, इसलिए कॉन्फिडेंस बना के रखिए। और जितना आप लोगों ने पढ़ा वो बेस्ट है और रिजल्ट जरूर आएगा, ठीक है। प्री के लिए तो हम निश्चिंत है से, खास करके महिलाओं का सबका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाई की है और कंटिन्यू रही है सबका रिजल्ट हो जाएगा। मेंस के लिए आप लोग सोचिए, प्री का आपका तो मार्क्स भी नहीं जोड़ता है ना, मेंस पे ही आपका मेरिट बनता है। तो क्वालिफाइंग है, अच्छे से दीजिए, सब लोग करके मेंस का अच्छे से तैयारी कीजिए। अब चलेंगे राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्त। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप हमें ये बताइए, राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है? 6 है। किस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को। दर्जा, राष्ट्रीय दल की दर्जा किसकी किसकी गई है? तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी की गई है, शरद पवार की पार्टी। तृणमूल कांग्रेस के ममता दीदी की पार्टी की गई है, एक गई एनपीपी है, है। एनपीपी को मिला है, गया नहीं है। एनपीपी को तो मिला है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गया है, सीपीआई का गया है, सीपीआई का गया है, सीपीआई का। अब मार्क्सवादी था कि मतलब लेनिनवादी था, कौन था? मार्क्सवादी वाला का गया है, सीपीआईएम का गया है क्या? मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट। ठीक है। अब मार्क्सवादी किसका समर्थन करे? मजदूरों का समर्थन करेगा कि किसानों का समर्थन करेगा? मार्क्सवादी मजदूरों का। लेनिनवादी किसका समर्थन करेगा? लेनिनवादी किसानों का, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है जब भारत चाइना युद्ध हुआ था, या फिर बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय, मार्क्सवादी पार्टी ने हमारा समर्थन नहीं किया था। तो इस पार्टी की कमान कहाँ से चलती थी? रूस से चलती थी, ठीक है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या? पिछले आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में संबंधित पार्टी के उम्मीदवार को 4 या इससे अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत से कम न मिले हो? कितना प्रतिशत मिलना चाहिए? तो पिछले आम चुनाव किसे बोलते हैं? लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव बोला जाता है। पिछले आम चुनाव या विधानसभा के चुनाव में संबंधित पार्टी के उम्मीदवारों को 4 वर्ष या से अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों को 6% से कम वोट न मिला हो, या पार्टी के 4 उम्मीदवार आम चुनाव अथवा विधानसभा के सभा में चुनाव जीते हो, ठीक है। या तो आम चुनाव में अथवा विधानसभा के चुनाव में चुनाव जीता। कितने उम्मीदवार? 4 उम्मीदवार या फिर 6% वोट। दूसरा कंडीशन, पिछले चुनाव में लोकसभा की 2% सीटों पर जीत हासिल की हो, कम से कम 3 राज्यों में संबंधित पार्टी की, ठीक है, उम्मीदवारियों की जीत हुई है। 2 फर्स्ट सीट पे भी जीतेंगे, लेकिन इसके लिए कम से कम कितने राज्य होने चाहिए? तो 3 राज्य होनी चाहिए। कितने होनी चाहिए? तो ध्यान में रखेंगे 3 राज्य होने चाहिए, ठीक है। 2% सीट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, लगभग 25-26 सीट के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। वो भी मतलब कितने राज्य से आने चाहिए? 3 राज्यों से आने चाहिए। कम से कम 4 राज्यों में संबंधित पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा हासिल होना चाहिए। कितने राज्यों में? तो कम से कम 4 राज्यों में संबंधित पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में क्या प्रश्न पूछेगा बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा क्या, और भी है क्या ऊपर में, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा आप ये बताओ, ठीक है, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए इनमें से कौन शर्तों का पालन करता है? सर किसी एग्जाम में पूछा भी था, अभी बीपीएससी में तो सर पूछा था, बीपीएससी में पूछा था, बीपीएससी में पूछा था ना। क्या बताएंगे आप? तो सबसे पहले पूछेंगे पहले कम से कम कुल वैध मतों का, मतलब पिछले आम चुनाव या फिर विधानसभा के चुनाव में 6% वोट होना चाहिए, ठीक है। कितने राज्यों में? तो 4 या अधिक राज्यों में, या फिर उसके कम से कम 4 उम्मीदवार जीतना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, ठीक है, विधानसभा नहीं, पिछले लोकसभा चुनाव 2% सीटों पे जीत हासिल करना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। या फिर अभी 2% आप बोलेगा तो नीतीश कुमार या फिर ममता बनर्जी बोलेगी हमको बना दीजिए, हम तो पूरा सीट पे चुनाव जीत गए अपने राज्य में, तो नहीं। तो इसके लिए भी कंडीशन क्या कर दिया? तो 3 राज्यों में संबंधित पार्टी का उम्मीदवार जीतना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी तो अपने यहाँ पूरा क्लीन स्वीप कर देता है ना अपने राज्य में, नहीं कर लेगा क्लीन स्वीप। तो 25 सीट रहेगा, पूरा जीत जाएगा, तो बोलेगा राष्ट्रीय पार्टी बना दो, तो नहीं। तो बोलेगा नहीं, ये 25 सीट जो भी है, 2% जो भी निकलेगा टोटल का 550 का, वो आपको 3 राज्यों से जीत कराना है, ठीक है। उसके बाद कम से कम 4 राज्यों में संबंधित पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा भी हासिल होना चाहिए, ठीक है। जैसे बात करेंगे तो आपका देखेंगे यहाँ पे क्या आम आदमी पार्टी का पंजाब में सरकार है उसकी, दिल्ली में सरकार है उसकी, गुजरात में ठीक ठाक सीट निकाल दिया था, मतलब 1 की 2 सीट है, मतलब ठीक ठाक वोट लिया था गुजरात में। राजस्थान में भी बहुत जगह पे चुनाव लग रहा है, तो उसकी स्थिति ठीक ठाक है, तो इसीलिए उसको मतलब
राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा दी गई है। वर्तमान स्वरूप में बात करें, राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन है? भारतीय जनता पार्टी, कमल छाप कब बनी थी? पार्टी का साल बताइए कब बनी थी? 1980 80 में। 70 वैसे जनसंघ का ही हिस्सा माना जाता है। जनसंघ कब बनी थी? जनसंघ जनसंघ 1951 में। जनसंघ से टूट कर जनता पार्टी बनेगा, ठीक है। जनता पार्टी टूटते टाटते क्या बनेगा? जॉनसन पहले पार्टी था सर। अब भारतीय जनसंघ जो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी थी। वाजपेयी जी सबसे पहले भारतीय जनसंघ से ही चुनाव लड़े थे। 1957 में बलरामपुर से चुनाव जीते थे, ठीक है। 1957 में वाजपेयी जी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा है, लेकिन बाद इंदिरा गांधी जिस समय कांग्रेस पार्टी की प्राइम मिनिस्टर होती उस समय इसका चुनाव चिन्ह क्या था? हाथी तिरंगे की तरह जो था वही था क्या सर? दो बैल होते थे, क्या होते थे? नहीं, दो बैलों की जोड़ी। लोग बोलते थे एक बैल राजीव गांधी है, दूसरा बैल संजय गांधी। दो बछड़ा था, ये बैल था, ठीक है। ठीक है, इंदिरा गांधी को गाय बोलता था, बोलता दोनों बछड़ा जो है राजीव गांधी एक संजय गांधी, ठीक है। तो दो बछड़ा था, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी बसपा पार्टी कब बनी? बसपा बसपा बताइए, लगाइए तुक्का। 80 के आसपास ही है। तब पहले बताइए किसने बनाई बसपा? बहुजन समाज पार्टी मुलायम सिंह बनाया, सॉरी नहीं, वो तो सपा बनाए थे। काशीराम क्या था? 1984 में बनाया था। 1984 शायद है। सपा किसने बनाया? सपा मुलायम सिंह यादव। 92 में सपा बनता है, ठीक है। मुलायम सिंह यादव सपा बनाती है 92 में। 84 में काशीराम बनाते हैं, ठीक है। बस सपा बनाते हैं 84 में, ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी, और ये तो पहले ही का डाटा दिया हुआ है, अब अभी का डाटा है क्या ये सब? नहीं, अभी, ठीक है। बसपा असम को छोड़कर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये 1984 में बनी बसपा। कांग्रेस तो जानते हैं 1885 में बनी। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कब बनी? 1964 में ही अलग हुई थी सीपीआई से। 64 में, 1925 वाला जो सीपीआई था 1964 हाँ, उसी से अलग हुई, ठीक है। अब आते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी, पुस्तक है, नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। इसका संगमा करके कोई इसका हेड होगा, इसका नेता कोई होगा, संगमा। पीए संगमा है क्या? कॉनरेड संगमा पीए संगमा के पुत्र है, ठीक है। पीए संगमा के पुत्र है। आम आदमी पार्टी कब बनी थी? आम आदमी पार्टी 12 में। नहीं 12 होना चाहिए। को बनी थी, बेचारा गांधी जी को बदनाम कर दिया इस 2012 को बनी थी, ठीक। बेचारे अन्ना हजारे बहुत अफसोस करते अभी भी पार्टी को बनाए। 2 जगह सरकार है सर। इसकी सरकार पंजाब में, इसकी सरकार दिल्ली में है। हाँ, इसकी सरकार पंजाब में है, इसकी सरकार दिल्ली में है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे 2 जगह इसकी सरकार है। और केजरीवाल, ठीक है, और केजरीवाल है। मौसम। चलिए आप आते हैं मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र। आप लोग के पास मतदाता पहचान पत्र है? कितने लोगों के पास नहीं? हाथ उठाइए तो जरा। मेरे पास नहीं। खत्म करने के बाद चुनाव आयोग के साइट पे जाके अप्लाई कीजिए। 2024 का इलेक्शन होने वाला है और मतदाता पहचान पत्र बन रहा है, ठीक है। तो जाके अप्लाई जाके कीजिए। शर्म की बात है, शौक से बता रहे से नहीं है। कम से कम 5 साल पहले वोट डालने का उम्र सबका हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक मतदाता पहचान कैसे नहीं बन रहा? तो अपने बीएलओ को पकड़िए, ठीक है। आपके जो आसपास में जो स्कूल जो होगा जहाँ पे वोट होता है वहां पे बीएलओ। कौन पैसा मांगता है? 1 रुपया भी नहीं देना मतदान मतदाता पर्ची बनाने के लिए, ठीक है। वो बार-बार लेके जाते हैं और बताते नहीं है। फोटो ले लेता है, 800 रुपया ले लेता है, नहीं बनाता। 800 रुपया? हमको 300 देती, हम बना देते हैं, ठीक है। 800 ज्यादा दे दी, हम 300 में बना देंगे, ठीक है। भेजिएगा हमको, ठीक है, लेकिन बल्क में भेजिएगा, ठीक है। 1 रुपया भी नहीं लगता है, ठीक है। ये गलत बात है, पैसा ले रहा है तो गलत है। बीएलओ के पास में बीएलओ होता है। बीएलओ का प्रॉब्लम क्या होता है बताइए तो? आपका जो पंचायत स्तर का जो अधिकारी होता है, जिसकी जिम्मेवारी होती है कराने का, क्या होता है बीएलओ का प्रॉब्लम? ब्लॉक लीगल ऑफिसर। लीगल ऑफिसर बूथ लेवल ऑफिसर होता है, ठीक है। लीगल ऑफिसर नहीं होता। क्या होता है? बूथ लेवल ऑफिसर,
चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त सबसे छोटा अधिकारी होता है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से वो नहीं आता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति बीएलओ हो सकता है से आपके किसी स्कूल का टीचर हो सकता है, हो सकता है किसी नौकरी पे करने वाला, मतलब कोई पंचायत का, मतलब कोई अधिकारी क्या बोलते हैं, ब्लॉक का कोई मतलब क्लर्क हो सकता है, कुछ भी होता है, बीएलओ, ठीक है, वही होता है। क्या बोले सर? बूथ ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर को बीएलओ बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1 रुपया भी नहीं लगता बनाने के लिए। जो भी रुपया मांग रहा है गलत बात है, ठीक है। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा बात थोड़ी नहीं, खुद से भी अप्लाई कीजिए। चलिए, हाँ चलेंगे। लेकिन अपने रूप से भी अप्लाई करोगे ना तो अंतिम में बीएलओ के पास ही जाएगा उसका पहचान करने के लिए लास्ट टाइम में, ठीक है। निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनावों में पहली बार मतदान और कुछ मतलब मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता के फोटो एक पहचान पत्र का उपयोग किया गया, ठीक है। जब चुनाव में बहुत अधिक खामियां को दूर करने के लिए एक निर्वाचन आयुक्त आते हैं जिनका नाम था टीएन शेषन। भारत के सबसे बड़े, सबसे बढ़िया, सबसे रिस्पेक्टेबल ब्यूरोक्रेट, जिनका कहना था मैं नेताओं का ईगो जो है ना से नाश्ता में करता हूं, ठीक है। इतने थे। इनको मतलब आपको इसलिए भी, इनको मतलब नोबेल प्राइज, ठीक है, एशियन नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। तो वो बहुत अधिक चुनावी प्रक्रिया में बहुत अधिक सुधार करते। बिहार में जंगल राज्य था, कहते थे चुनाव के समय, वो सबको सुधार करने का काम जो था उन्हीं को आता है। तो 1993 में जब पहली बार वो आए, वहां पर 1993 में ही ना चुनाव आयोग का मतलब 1 सदस्य से 3 सदस्य कर दिया गया है ना। तो वही जब आते हैं तो बोलते थे भाई साहब आप जो चुनाव होगा उसमें मतलब क्या होगा, मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया जाएगा। पंजीकृत मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची में सामान्य रूप से प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है और नवंबर की पहली तारीख पात्रता तिथि मानी जाती है। वही मैं बोला वो शुरू हो चुका है, दिसंबर आ गया, ठीक है। तो आप लोग इस काम में लग जाइए। इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले इससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद वह फोटो एक पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग वोट भी नहीं डालते होंगे? डालते आधार कार्ड लेके जाते हैं वोट डालने के लिए? नहीं डालते वोट। अरे देखिए वो सबसे बड़ा आपका अधिकार है, कानूनी अधिकार है। मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं भी है तो भी आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन आपका नाम होना चाहिए। किसमें नाम होना चाहिए? मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं, ठीक है। एक पर्ची मिलता है, ठीक है, पर्ची के आधार पे जाके आप वोट जाके गिरा सकते हैं, ठीक है, समझ गए? बैठे सुनाइए ना। नाम खत्म नाम जुड़ता है मतलब। आप इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं ना, आपको तो पहचान मतदाता पहचान पत्र से बाहर कर देना चाहिए आप। क्षेत्रीय पार्टी की बात करेंगे, ठीक है। जल्दी बोलिए, सुनिए बोलना जरूरी है। डायरेक्ट बोलिए, मेरे तक आवाज आ ही जाता है। डायरेक्ट बोलिए, बोलिए जल्दी। कि मतदाता सूची में नाम कैसे ऐड होता है, ऐड जुड़ना। अभी हम क्या महाभारत की कहानी सुना रहे थे क्या? तो आप तो बोले हैं पहले मतदान अपने मुखिया को जाके बोलिए, हमारा बीएलओ कौन है। मुखिया बीएलओ का नाम बुलाएगा, बीएलओ को जाके बोलिए, जोड़ देगा। आधार कार्ड लेके जाइए, 2 फोटो लेके जाइए, जोड़ देगा बीएलओ, बस। नहीं तो गांव में, हर गांव में एक युवा नेता होता है, उसका काम कुछ नहीं रहता, चुनाव के समय बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उस सालों भर जातीय आवासीय आय प्रमाण बनाएगा और चुनाव के साथ किस पार्टी को वोट देना है इसके लिए वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और इधर उधर का उसके पास पता रहता है, उसको बोलिए बता देगा। हर गांव में ऐसा 1-2 आदमी होता है, वो जुड़वा देगा। वही ना बीच वाला। हाँ, बोलेगा उसको से मेरा नाम जुड़वा दो, तुम्हारी पार्टी को वोट देंगे, आसानी से हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्षेत्रीय दल में तेलुगु देशम का चुनाव चिन्ह साइकिल। ठीक है। आंध्र प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी सपा 1992 में बनी। उत्तर प्रदेश की पार्टी है असम गण परिषद, ठीक है, असम में है, ठीक है। अब देखिए असम में, ठीक है, असम में बात करेंगे
असम में बात करेंगे तो मायावती का चुनाव चिन्ह हाथी छाप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी असम गण परिषद एक क्षेत्रीय पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह मतलब क्या है? असम में हाथी छाप है। इसलिए अगर पूछेगा कभी एग्जाम में से, बसपा पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी छाप है, लेकिन किस राज्य में उसका हाथी छाप जो चुनाव वैलिड नहीं होता? क्योंकि बसपा बात करेंगे भाई साहब आपके क्षेत्रीय पार्टी, तो जाहिर सी बात है हाथी चुनाव क्षेत्र, लेकिन असम में भी तो चुनाव लड़ेगी ना, लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? जी सर लड़े। लेकिन असम में ऑलरेडी असम गण परिषद बसपा के बनने से पहले बन गया और उसको हाथी अलॉट कर दिया गया, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। जबकि उत्तर प्रदेश में पहले बसपा क्षेत्रीय पार्टी बनी तो इसको भी हाथी दिया गया, लेकिन बसपा ने अपने चुनाव क्षेत्र को एक्सटेंशन किया, बाद में जाके इंटरनेशनल पार्टी बन गई, तो दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ती हाथी से ही चुनाव लड़ती, लेकिन असम में नहीं लड़ती, क्योंकि असम में क्या, असम गण परिषद का हाथी है। फिर असम में क्या है झारखंड सर? असम में सपा का चुनाव चिन्ह हमें नहीं पाती है, लेकिन है नहीं है ये पता है, चेक कर लीजिए किस पे चुनाव लड़ती है। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी झामुमो कहते हैं, इसको झामुमो कहते हैं। ठीक है, झामुमो कहते हैं, अभी इसी की सरकार है। इसी का मतलब मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है, इसी के सरकार है, हेमंत सोरेन जो है इसके मुख्यमंत्री है, ध्यान में रखेंगे। इसका जो चुनाव चिन्ह क्या है? तीर कमान। ठीक है, तो तीर कमान ये इसका जो चुनाव चिन्ह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोक जनशक्ति बिहार की पार्टी है, बंगला छाप है। इस पार्टी का निर्माण किसने किया था? ठीक है, ध्यान में रखें, रामविलास पासवान जी ने इस पार्टी का निर्माण किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तेलंगाना सौराष्ट्र की बात कार्य हटा दीजिए। पैंथर्स पार्टी बात करें साइकिल है, जम्मू कश्मीर की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें हल है, जम्मू कश्मीर की पार्टी है। पैंथर्स पार्टी साइकिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किसकी पार्टी है? जम्मू कश्मीर की फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है। किसकी पार्टी है? फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार झारखंड में काम करती है, लालू यादव की पार्टी लालटेन छाप। शिवसेना की पार्टी की बात करेंगे, क्या नाम है? तीर कमान है, महाराष्ट्र की पार्टी है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के नीतियों से प्रभावित है। ठीक है, शेर शाह पश्चिम बंगाल। अन्ना द्रविड़ मुनेर करगम एडीएमके, ठीक है, एडीएमके क्या बोलते हैं, दो पत्ती है। ठीक है, तमिलनाडु की पत्ती है। ठीक है, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी शेर है, गोवा का। सिक्किम संग्राम परिषद हाथी है, सिक्किम का। द्रविड़ मुन्नेर कनगम डीएमके, क्या बोलते हैं इसको? डीएमके बोलते हैं। ठीक है, तो डीएमके तमिलनाडु की पार्टी उगता सूरज। एआईडीएमके दो पत्ती। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कहाँ का? ये भी तमिलनाडु की पार्टी है। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल मुर्गा छाप, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, नागालैंड की पार्टी है। अकाली दल प्रकाश सिंह बादल की पार्टी है। ठीक है, अकाली दल किसकी पार्टी है? प्रकाश सिंह बादल की पार्टी। तराजू छाप पंजाब में काम करी। जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू की पार्टी, सरकार इसी के बिहार झारखंड में। ठीक है, तीर छाप। मुस्लिम लीग की बात करेंगे, मुस्लिम लीग सीधी छाप। ठीक है, कहाँ पे काट करती है? केरल की पार्टी है, सीधी छाप। ठीक है, हाँ। बिहार के पार्टी का उसका राष्ट्रीय चिन्ह आप लोग क्या कीजिए, याद रखें। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चला जाए? जी सर। चलिए, वेरी गुड। आप चलेंगे लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग। तो किस अधिनियम में सबसे पहले सर्वप्रथम, ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात कही गई थी? 1919 बिहार के नाम से जानते हैं? चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू। विधि आयोग आया था लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए। एक विधि आयोग बना था जिसने लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की। तो विधि आयोग कब बना था? 1924 में। स्थापना कब? हाँ, वही ली आयोग था 1924 में। रिपोर्ट कब दिया था, मतलब कब बन गया था, क्या बताएंगे? 26 में बन गया था, 22 में ली आयोग। हाँ ठीक है, 26 में। ठीक है, इसने अपने रिपोर्ट पर स्थापना हो गए। ठीक है, 1922 में आप देखोगे ना तो 1900 इलाहाबाद और मतलब लंदन में एक साथ कल परीक्षा कब से आयोजित की जाने लगी थी? 1922 में। 1922 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और 1923 में ही आई थिंक ली आयोग बनी थी। 24 में मतलब सिफारिश की थी, 26 में स्थापना हो गया था, यही है ना? 24 दिया था, मतलब फिक्स डेट नहीं था। 1923-24 के बीच कभी बना था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा होता। अभी बताया, फिर मतलब भूल गया। ठीक है, इस्तीफा किसे देगा?
राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। यही यहाँ पे लोचा है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। संघ लोकसभा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को, वर्तमान में इसकी संख्या कौन है? और संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मनोज सोनी है, ठीक है। मनोज सोनी है, ठीक है। संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है या फिर पद से मुक्त हो जाता है, ठीक है। राज्य लोकसभा आयोग सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की, परंतु इसे हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए उसी के तहत वो अवकाश ग्रहण करते, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच में उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निहरताओं होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत मतलब राष्ट्रपति के द्वारा हटा सकते हैं, ठीक है। वह भी, ठीक है। राज्य लोकसभा आयोग में उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पे, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पे हटेगा, ठीक है। अब बिहार लोकसभा आयोग बीपीएससी का गठन कब हुआ? 1949 में। बताइए कब हुआ? 1949 में। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तारीख भी याद है? स्मॉल डेट? ना। 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल 1949 की स्थापना हुई बीपीएससी का, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार लोकसभा आयोग की स्थापना 1949 में हुई। अब आते वित्त आयोग। जब ज्यादा हो जाना, जब ऊपर से जाने लगा तो बोलिएगा, बंद कर देंगे, ठीक है। ठीक है, 7 बजे तक कंटिन्यू करते हैं। जी सर। वित्त आयोग से प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा करवा दे रहा हूँ वित्त आयोग। चलो, वित्त आयोग से पहला प्रश्न नहीं पूछते। पहला वित्त आयोग जो था 1951 में बना था, ये बात तो सच है, लेकिन किसके अध्यक्षता में बनी थी पहला वित्त आयोग? नहीं होगी। केसी ने। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? 15वां है नितिन सिंह की, नंद किशोर इसका सिंह। पूरा वित्त आयोग का नाम याद नहीं रखना है। 1-2 बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है ना, वो बता दूंगा, बस उतना याद है कि ये सब नहीं पूछता है। एक जगह देखे थे बीसी में 15वां वित्त आयोग, 14वां, 6ठा, 7वां, 8वां सब याद करवा रहा था वो, ठीक है। वो नहीं पूछता है। कुछ वित्त आयोग से 1-2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बता दूंगा, ठीक है। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के। वित्त आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष, ठीक है। टोटल 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। एक तो अध्यक्ष होता है, दूसरा जो होता है 4 जो होता है अन्य सदस्य होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1+4 होता है वित्त आयोग में, 1+4। चुनाव आयोग में 1+2, ठीक है। आरबीआई में 1+3। गलत तो नहीं लिखा हूं, ठीक है। 1+3, हाँ। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। संविधान के, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का झ क्या पढ़ेंगे? झ को आई होता है, इसका आई होता है, ठीक है। कितना में होता है? आई में झ होगा क्या? आई एच होगा ना? नहीं, आई नहीं, राज्य वित्त आयोग आई में, आई फॉर इनकम है, ठीक है। आई फॉर इनकम, ठीक है। कर कीजिए ना, अंगा तक डी जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर पे च के छठा यहाँ से पहले आएगा ना, यहाँ तक 10 आएगा ना, तो झ के बाद यहाँ आएगा। आई 9 नंबर पे आता है ना, आई 9 नंबर पे आता है, तो सही है। आई फॉर इनकम। बीपीएससी कम से कम 5 बार इसको पूछा होगा। राज्य वित्त आयोग 67वीं बीपीएससी में, उससे पहले भी 65वीं में कई बार पूछा। राज्य वित्त आयोग जो कि मतलब मुख्यतः फाइनेंस, स्थानीय स्वशासन को फंड करने का काम करता है। किसमें है? स्थानीय स्वशासन को फंड कौन करेगा? आपके पंचायत में काम होगा, इसके लिए फंड कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। 243 के आई में है, ठीक है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ठीक है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या क्या होता है? तो वित्त आयोग द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाना। वित्त आयोग भारत के संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं, किसके पूर्व अनुमति के बाद ही निकाल सकते हैं? राष्ट्रपति। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और स्टेट का अगर होगा तो राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिका और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है।
राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह भी दे सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे 15वें वित्त आयोग द्वारा, ठीक है, स्थानांतरण सूत्र, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिनके हेड कौन, एनके सिंह। इसमें कुछ कुछ चीजें मतलब बताइए, इतना आपके लिए जरूरी नहीं है, मतलब क्या क्या कैसे कैसे पैसा को खर्च करेंगे उन सारे चीज के बारे में, डिमांड परिस्थिति पे कितना होगा, ठीक, सारे कुछ दिया, हटा दीजिए, जरूरी नहीं है, ठीक है। पिछले वित्त आयोग के विपरीत 15वां वित्त आयोग अनुशंसाएं करने के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अपेक्षा 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी तक जो वित्त आयोग जो मतलब बात के अनुशंसाएं जो कर रहा था ना, तो 1971 के जनगणना के अनुसार कर रहा था। तो 15वां वित्त आयोग जो है 2011 के जनगणना के आंकड़ा का प्रयोग कर रहा है। ये डाटा आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अभी जो वित्त आयोग जो बना है वो मतलब मतलब कौन से जनगणना के, क्योंकि बात कर राज्य को जो पैसा देंगे तो उसकी जनसंख्या के अनुपात में ही देंगे ना। आप जितना पैसा बिहार को मिलेगा उतना पैसा तो मणिपुर को नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं ना, नहीं। ठीक है। इसके लिए मतलब वित्त आयोग जनगणना के डाटा का उपयोग करता है। तो इससे पहले जो हो रहा था 1971 के डाटा का प्रयोग कर रहा था, लेकिन 15वां वित्त आयोग जो है 2011 का डाटा का प्रयोग कर रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको बस ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। लेकिन सर उतना पैसा क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि नहीं उतना दे सकते। अब पॉपुलेशन 10 नहीं आदमी को है खाना उनके पास। 10 आदमी को खाना खाने के लिए उतना ही पैसा चाहिए होगा, या फिर 2 आदमी को खाना खाने के लिए उतना ही पैसा देंगे तो काम चलेगा। इसको अगर 100 रुपया दे रहा है, बोलेंगे इसको भी 100 रुपया देंगे तो संभव है क्या? वित्त आयोग जो पैसा देगा राज्य किसके भलाई के लिए खर्च करेगी? अपने जनता के भलाई के लिए ना। हाँ, वित्त आयोग जो फंड जो मिलता है वो मतलब स्टेट के द्वारा सेंट्रल का जो भी फंड होता है वो मतलब दोनों पैसा को बांटने का काम करता है। मेल्दी 40-60 रेशियो के अनुपात में अप्रोक्स में बांटा जाता है। तो दोनों राज्य का अपना एक हिस्सा होता है, ठीक है। बड़े राज्यों को ज्यादा मिलेगा, छोटे राज्यों को कम मिलेगा। फिर तो सब राज्य को अलग अलग पर्टिकुलर देते हैं, इसको इतना उसको उतना। हाँ बिल्कुल, सबको अलग अलग ही देते हैं, सबको एक जैसा वो थोड़ी ना तो देते हैं। नीति आयोग करते हैं ना सर। हम तो जानते हैं कि जो 15वें वित्त आयोग है ना, ये 42% से घटा के 41 कर दिया है। 40 बोले क्योंकि ना, जम्मू 40-60 कश्मीर का रेशियो है, 40-60 का रेशियो है, बोला ही बोला वही अप्रोक्स में 40-60 का रेशियो है, वही 41 के आसपास होगा। अगर 100 रुपया हाँ, अगर होगा, 41 कर दिए। ठीक है, 100 रुपया अगर राज्यों का 40 रुपया, सेंट्रल के पास 60 रुपया, सेंट्रल का बहुत सारा पैसा फिर राज्य के भलाई में ही खर्च होता है, क्योंकि सेंट्रल के द्वारा बहुत सारा फंड मतलब बहुत सारी योजना राज्य में चला जाता है, तो उसमें भी 60 से फिर जाता है, लेकिन 40 रुपया शुद्ध हिस्सा उसका जाएगा स्टेट का। जी सर। चलिए, अनुशंसा करता है वित्त आयोग, पैसा देने का काम तो फिर गवर्नमेंट का होता है, नीति आयोग के थ्रू मतलब पैसा जाएगा, लेकिन अनुशंसा मतलब वित्त आयोग ही करेगा, ठीक है, ध्यान में करेंगे। पैसा वो नहीं देता, वो बस अनुशंसा करता है। अब देखिए, पहला वित्त आयोग जो बना था केसी नियोगी। दूसरा वित्त आयोग जो था ना, ये संथानम है। ये 1964 में एक और भी संथानम कमेटी बनती है, ठीक है, जो कि मतलब क्या करते हैं, संथानम कमेटी के द्वारा गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है संथानम कमेटी के अनुशंसा पे? विजिलेंस कमीशन का, सीबीसी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1963 में सीबीआई बनता है, वो भी संथानम कमीशन की वजह से ही, ठीक है। आप चलेंगे इससे कुछ प्रश्न और भी। वाईपी चौहान, ठीक है। एक खुसरो समिति एक आई थी, किससे संबंधित है खुसरो समिति? ये वित्त आयोग रहा है खुसरो समिति। खुसरो समिति किससे संबंधित, याद है क्या किन्हीं को? भूल गए, याद था। याद होगा आप लोग, दिमाग लगाइए। खुसरो समिति नहीं याद है? ऑप्शन दो मैं। हाँ दीजिए तब। कृषि ऋण से संबंधित है, चीनी से संबंधित है, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट से संबंधित है। कृषि ऋण समिति के अनुशंसा के लिए खुसरो समिति बनी थी 1989, ठीक है। एक चीनी से संबंधित कौन सा है? चीनी से संबंधित तो महाजन भी है नहीं? हाँ, महाजन समिति चीनी से संबंधित है, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। सी रंगराजन 2003 में। ये सी रंगराजन जो थे आपका ये भी थे, क्या बोलते थे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे। वाईबी रेड्डी भी आरबीआई के गवर्नर रहे थे। विजय केलकर की बात करेंगे तो 13वां नंबर का था वाईबी रेड्डी। अभी वर्तमान में एनके सिंह है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। अब एनके सिंह का नाम याद रखो, ठीक है, पहला वाला याद रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संथानम याद रख सकते हैं, संथानम कई बार चर्चा में रहा, दूसरा वाला में ही संथानम था, ठीक है। अभी जो चलेगा कब तक चलेगा एनके सिंह वाला?
2025 15वां वित्त आयोग जो है कौन से डाटा का प्रयोग कर रहा है? ठीक है, 1971 का जनसंख्या, फिर 2011 का जनसंख्या। ठीक है, परिसीमन तक चलेगा, नया वाला जो परिसीमन जो आएगा ना। लेकिन अभी चुनाव आयोग में जो जनसंख्या का जो प्रयोग जो होता है परिसीमन में जो किया गया 2026, तो कौन सा जनसंख्या का प्रयोग किया है? 1971 ये 1971 वाला पे है। ठीक है, 1971 वाला पे है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी। कौन से संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया? 101। कब आया था जीएसटी? 2016 में। 2016 में। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्विस टैक्स। बहुत सुंदर। अब देखेंगे वस्तु एवं सेवा कर को सुगमता से प्रकाशित करने के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग के संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, इसलिए संविधान पे एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको क्या बोलते हैं? 279 के ए में जीएसटी परिषद है। ठीक है, किससे मतलब जीएसटी परिषद स्थापना करने का मतलब स्थापित करने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, 15 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। परिषद का सचिवालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, बात केंद्रीय राजस्व सचिव। केंद्रीय राजस्व सचिव जो होता है इसका मतलब पदन सचिव होता है, लेकिन इसका हेड कौन होता है? तो हेड जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? वित्त मंत्री। परिषद केंद्र एवं राज्यों के एक संयुक्त फोरम है जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री जो कि इसके अध्यक्ष होते हैं, राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा करारोपण के अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के मंत्री। ठीक है, जो इसके सदस्य हो सकते हैं, जो कि मेनली राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, फिर राज्य सरकार जिसको नामित करे वो इसके सदस्य होते हैं। परिषद के राज्यों में नामित सदस्य आपस में से किसी को परिषद का उपाध्यक्ष चुनते हैं। जो नामित सदस्य जो होंगे ना परिषद पे, वो अपने में से किसी को उपाध्यक्ष चुनेंगे, अध्यक्ष तो वित्त मंत्री फिक्स ही होता है। हमारे जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? प्रत्यक्ष टैक्स है कि अप्रत्यक्ष टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है। कैसा है? अप्रत्यक्ष है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हमारा जीएसटी मॉडल जो है कनेडियन मॉडल है, और सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला देश जो है फ्रांस है। 1954 में जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस में अपनाया गया था। अप्रत्यक्ष कर और जीएसटी सीमा शुल्क, जीएसटी में क्या क्या शामिल नहीं होगा? तो पेट्रोल को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। शराब को जीएसटी में भी शामिल नहीं किया गया। ठीक है, दोनों ध्यान में रखेंगे। इसीलिए जो भी चीज का जीएसटी में शामिल नहीं करेंगे उसका विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार का दाम देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब सिमिलरिटी नहीं दिखेगा। जीएसटी में अगर शामिल होगा तो किसी भी राज्य में जाएंगे उसका पूरे देश में उसका कीमत एक ही जैसा होगा, अलग नहीं हो सकता। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के बोर्ड अध्यक्ष को परिषद की हर बैठक में अस्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया, लेकिन इससे मतदान का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 बहुमत से इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रकार का निर्णय लेना होगा ना तो 2/3 नहीं, यहाँ पे 3/4, मतलब 4 सदस्यों में से 3 सदस्यों की सहमति जरूरी होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 4 सदस्यों में से 3 सदस्यों की मतलब निर्णय लेने के लिए 3/4 चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्णय निम्न सिद्धांतों पर लिया जाएगा। केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे 3/4 किसका वोट होगा? विभिन्न प्रकार के राज्यों का। और केंद्र सरकार का वोट अकेले जो होगा 1/4 होगा। ठीक है, तो 3/4 में वो केंद्र सरकार शामिल नहीं होगा। 3/4 में केंद्र सरकार का वोट का वैल्यू अकेले 1/4 होगा। अगर 4 लोग अगर बात करेंगे, 4 लोग अगर अप्रोक्स में है तो 3 लोग मतलब सहमति के लिए चाहिए। केंद्र सरकार अगर इसके विरोध में आ जाता है तो फिर निगेटिव हो जाएगा। ध्यान रखें, केंद्र सरकार के 1/4 वोट का वैल्यू है। ठीक है, 3/4 की वोट का वैल्यू की बात करेंगे किसका है? तो विभिन्न प्रकार के सदस्यों का। समस्त राज्य सरकारों के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के 2/3 के बराबर होगा। ठीक है, परिषद की किसी कार्यवाही की निम्नलिखित आधारों पर अमान्य नहीं किया जाएगा। कौन कौन मतलब चीज होगा जिसके आधार पर अमान्य नहीं कर सकते हैं? तो परिषद के संविधान में कोई रिक्त अथवा दोष होने पर, ठीक है, अथवा परिषद की प्रक्रियागत अधिनियमता जिससे मामले में योग्यता प्रभावित ना हो। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 279 में जीएसटी परिषद है, लेकिन उसी में सब क्लोज 4 के अनुसार जीएसटी परिषद का एक कार्य केंद्र और राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पे सिफारिश करना है। जैसे क्या क्या सिफारिश कर सकते हैं? तो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के कर, उपकर और अधिभार को जीएसटी में शामिल किया जाएगा। केंद्र,
राज्य और स्थानीय सरकारों के कर को, उपकर को, अधिभार को जीएसटी में शामिल किया जाएगा। 75 प्रकार का टैक्स नहीं रहेगा, एक टैक्स रहेगा जिसको मतलब कि इसमें जीएसटी में शामिल कर देंगे। ठीक है, 279A4 के अनुसार उत्पाद और सेवाओं को जीएसटी योग्य, ठीक है, उत्पाद और सेवाओं या तो जीएसटी योग्य है या फिर जीएसटी युक्त है। ठीक है, न्यूनतम टर्नओवर राशि जिसके नीचे वस्तु और सेवाओं को जीएसटी से छूट के अधीन है। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अधिक धन जुटाने के लिए पूर्व निर्धारित समय अवधि के लिए एक विशेष दर, कीमतों में जीएसटी बैन और न्यूनतम कीमतें शामिल, मतलब बहुत सारे चीजें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जीएसटी परिषद से प्रश्न पूछता है, सदस्य कौन है, टैक्स लगाने की क्या प्रक्रिया होगा, जीएसटी का टैक्स स्लैब कितना है। ठीक है, 5%, 12%, 18%, 28%, 5, 12, 18, 28, एगो जीरो भी। ठीक है, 5 प्रकार का जीएसटी स्लैब है। या तो किसी पे 0% जीएसटी होगा, हरी साग सब्जी पे जीएसटी कितना है, 0% है। किताब पे जीएसटी कितना है, 0% है। जुआ पे कितना जीएसटी, जो ड्रीम 11 सब खेलता था, हम भी खेलते थे, ऐसा बात नहीं, उस पे कितना परसेंट, 28%। ठीक है, 28% है। ठीक है, कैसीनो पे कितना, 28% मैक्सिमम जीएसटी लगाया गया ताकि लोग उसका प्रयोग मतलब क्या करें, कम करें। ठीक है, और जो जरूरी का चीज है, जो बहुत उपयोगी दवा है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन मतलब काफी जरूरी है, किताब है पढ़ने के लिए, हरी साग सब्जी, इस पे 0% जीएसटी है। तो जीएसटी का टैक्स स्लैब की बात करेंगे, 0 है, 5 है, 12 है, 18 है और 28 है। 28 मैक्सिमम है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जीएसटी के बाद भी वो टैक्स सरकार लगा देती, क्या बोलते हैं उसको, 1 या 2% लगा देती है, जो कि जुआ वगैरह पे लगाई हुई है। क्या बोलते हैं, कौन सा लगाते हैं, नहीं नहीं, अरे उसको क्या बोलते हैं, अरे क्रिप्टो में क्या लगाया हुआ है, 1 की 2% क्या लगाया हुआ है, वो अलग से लगा दिए हुआ है। नहीं, सरचार्ज नहीं, सरचार्ज एक्सचेंज रेट नहीं, नहीं नहीं, क्रिप्टो में 2% और भी कुछ लगाते हैं ना यार, 2% कुछ लगा हुआ है क्रिप्टो में, 28% के अलावा उस पे 30% जो होता है, 28 + 2। अरे जो बार बार जो खरीद बिक्री जो करते हैं, बार बार जितना बार करेंगे उतना बार लिया जाता है ना, ट्रांजैक्शन टैक्स, उसका नाम कुछ और है, ये सब नाम नहीं है। ठीक है, क्रिप्टो पे जितना शेयर पे भी लगा हुआ है, ठीक है, जितना बार खरीद बिक्री करेंगे ना उतना बार लगेगा। ठीक है, वो गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, विंडफॉल टैक्स। मैं बता रहा हूँ, रुके 1 मिनट, बता दे रहा हूँ। टीडीएस, टीडीएस बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा लगता है टीडीएस। जितना बार खरीद बिक्री कीजिएगा ना उतना बार टीडीएस काटेगा वो टैक्स के अलावा। ठीक है, टीडीएस तो इधर भी लगता है, तो नॉर्मल में ड्रीम 11 पे भी टीडीएस है, टीडीएस और टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, ये तो पहले से चला आ रहा है, तो ज्यादा हो जाता है ना भाई, तो 28% के अलावा भी लगा देता है वो। टीडीएस बाद में साथ रिटर्न हो जाता है, टीडीएस बाद में रिटर्न हो जाता है ना। टीडीएस को क्लेम कर सकते कि नहीं कर सकते, टीडीएस को नहीं मालूम है इसके बारे में कुछ। टीडीएस बाद में क्लेम हो जाता है। परिषद 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी लागू होने के कारण राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए अनुशंसा करेगा। ठीक है, इसी अनुशंसा के आधार पर संसद क्षतिपूर्ति का निर्धारण भी करेगी। ठीक है, तो बहुत सारा इसमें प्रश्न था, लेकिन जरूरी का आपका यही था। जीएसटी परिषद की बात करें, 279 के ए में है, राष्ट्रपति इसका गठन करेगा। 15 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का गठन किया गया, दिल्ली में किया गया। वित्त मंत्री इसके हेड होते हैं। ठीक है, सचिवालय दिल्ली में स्थित है। मुख्यमंत्री सचिव कौन होगा जीएसटी का, तो सचिव कौन होगा बताइए, केंद्रीय राज्य सचिव, परिषद का पद सचिव होता है। उसके बाद बात करेंगे, इसमें बात करेंगे फैसला कितने से लिया जाएगा, 3/4 से फैसला लिया जाएगा, जो कि 1/4 जो होता है केंद्र सरकार के पास सुरक्षित होता है। केंद्र सरकार का मतों का भार 1/3, 1/3, 1/3 के बराबर, सॉरी 1/3। ठीक है, 1/3। ठीक है, 1/3 जो होता है किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 2/3 राज्य सरकार के पास, और 2/3 की बात करें राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है, परिषद में कार्यवाही को निम्नलिखित आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा। परिषद में संविधान में कोई रिक्त अथवा दोष होने पर, अथवा परिषद में कोई, ठीक है, प्रक्रियागत अनियमितता जिससे मामले की योग्यता प्रभावित न होती है। बहुत सारी रीजन है, 279 के 4 में क्या है,
तो 279 के A4 की बात करेंगे तो अनुसार जीएसटी परिषद एक कार्य केंद्र राज्यों के महत्वपूर्ण मामलों पर सिफारिश करना होगा। तो सिफारिश करेगा 279 A के 4 में नहीं पूछेगा, इतना 279 ये याद रखिए ना, बस हो गया, जितना बताया वही रहेगा, उतना डिटेल से नहीं पूछेगा। हम लोग कोई उसका एग्जाम थोड़ी नहीं देने जा रहे हैं, IRS का एग्जाम। चलिए, हाँ अभी जाके 28% लगा दिया है, बड़ा खराब काम किया है, सब कुछ पे लगा दिया है 28-28%। जितना भी ना ऑनलाइन जो करवाता ना गेम फैंटेसी ऐप वाला, उस सबका स्थिति खराब हो गया, सब बेचारा निकल लिया। ठीक है, 49 रुपये में करोड़पति बनाता था, सब गायब। चलिए, आप चलेंगे अनुसूचित जाति बहुत लोग बन भी गए थे सर। हाँ बहुत लोग बने थे, ठीक है, बहुत लोग बने भी थे। हाँ एक तो अभी हाल फिलहाल में एक IAS अधिकारी ने मतलब टीम लगाया, ठीक है, 49 रुपये वाला टीम लगा, उसको 1 करोड़ रुपया उसको मिला, ठीक है, उसका हल्ला हो गया, ठीक है, उसको मतलब ना IAS कोड ऑफ कंडक्ट को मतलब उसको ना उल्लंघन करने को सस्पेंड कर दिया गया। तो भाई तुम्हारा ड्यूटी आवर था, तुम ड्रीम इलेवन पे टीम लगा रहा था, ठीक है, महाराष्ट्र के IAS अधिकारी था, उसको सस्पेंड किया गया अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, IAS या IPS था, IAS अधिकारी था शायद, ड्रीम इलेवन पे टीम लगाने के चक्कर में बेचारा सस्पेंड हो गया। चलिए, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो क्या बताएंगे, अनुसूचित जाति के लिए जो आयोग जो है राष्ट्रीय आयोग, एक संवैधानिक आयोग है? हाँ है। जी सर। पहले से ही थी या फिर बाद में बनाई गई इसको संवैधानिक आयोग? बाद बाद में में बनाई 65 गई है। अमेंडमेंट। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आप देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय, इसका गठन की बात करें अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए जो आयोग जो है अनुच्छेद 338 में, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है, याद कर लीजिए, पूछता है प्रश्न, ठीक है। 1990 में, ठीक है, 65 में संविधान संशोधन अधिनियम जो 13/3/1992 से प्रभाव में आया कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। इस संवैधानिक आयोग ने, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के साथ, ठीक है, ध्यान रखिए, 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान लिया। 92 दिया हुआ, 1993 होता है कि 92 होता है? 93 में मानवाधिकार है, 92 में 1992 है, ठीक है। तो ध्यान में 1992 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों के दोनों 92 ही है, ठीक है। 1993 में मानवाधिकार होगा। फिर अब इसको देखेंगे तो सबसे पहले 65वें संविधान संशोधन की तहत इसको तो गठन तो किया गया, लेकिन संवैधानिक दर्जा कब दिया गया उस पर जरा होगा। तो 2003 में 29वें संविधान संशोधन 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, देखिए 19/2/2004 के प्रभाव में आया, के द्वारा एक राष्ट्रीय आयोग के 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, अनुसूचित जनजाति के लिए 338 के का नामक 2 नए आयोग बनाए गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कब बनाया गया? 2003 में। कितना नंबर का संवैधानिक संशोधन किया गया? 89 नंबर का संवैधानिक संशोधन किया। अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा? 338A, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 338 जो था 65वां संविधान संशोधन, तो 1992 तक की बात करेंगे तो दोनों के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एक ही था, ठीक है, जो कि 338 में था, ठीक है, ध्यान रखिए। इनको आरक्षण की बात करेंगे, देते हैं आरक्षण, देते हैं लोकसभा में, ठीक है, सीट में। कौन सा आर्टिकल्स है? 330 बिल्कुल 330 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया, ठीक है। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में आया, ठीक है, सॉरी, आयोग अस्तित्व में आया। आयोग में क्या होता है? तो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होता है। एक अध्यक्ष भी होता है, एक उपाध्यक्ष भी होता है, 3 अन्य सदस्य भी होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष? ये कार्यकाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अनुसूचित जाति आयोग के लिए कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष। 3 और वे 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति पात्र नहीं होते। मतलब एक व्यक्ति अगर हो गया ना तो दूसरा बार भी बन सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा बार अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह नहीं बन सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल जो होता है 3 वर्षों का होता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की ओवरऑल नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सबके सब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। क्या काम हो सकता है? तो जाहिर सी बात, अनुसूचित जाति के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामले का निरीक्षण, अधिक्षण करना, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना, अनुसूचित जातियों के संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों में किए जा रहे कार्यों के राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ठीक है।
तो ध्यान में रखेंगे, मुख्यतः सिंपल शब्द है, जिसके लिए बना है आयोग उसी के हित में काम करेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगी, ये प्रश्न पूछ सकता है, किसे रिपोर्ट देगी? संसद को देगी, हमें देगी, आपको देगी, या फिर राष्ट्रपति को देगी? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कोई भी आयोग होगा, अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर ओबीसी, रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही देगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे। यह आयोग आंगल भारतीय समुदाय के संबंध में भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए करता है। ठीक है, अनुच्छेद 338 के खंड 10 में 2018 तक आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के संबंध में भी सामान्य कार्य करने की आवश्यकता थी। इसे 2018 में 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो 2000 ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? 102वें संविधान संशोधन के बाद इस आयोग से जिम्मेदारी को मुक्त करके ओबीसी के लिए किसे जिम्मेदारी दे दिया गया? राज्य को जिम्मेदारी दिया गया। किसको सर? राज्य को, राज्य ओबीसी के मतलब आरक्षण वगैरह के लिए राज्यों की जिम्मेदारी मिल गया ना। 102वां संविधान संशोधन वही था ना? 105 में नहीं, 105 वाला था वो। राज्य अपना ओबीसी वो बना सकती है, 105 था वो ना। तो किसमें था? 105 में था, मतलब 105 है सर, सही है। उसमें दिया गया है कि अपना राज्य का अधिकार है कि ओबीसी का आरक्षण दे या ना दे, वो जाने अपना वो बना सकती है। चलिए ठीक है। अब आता है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो अनुसूचित जाति के लिए 338 में है, अनुसूचित जनजाति के लिए किसमें है? 30 के ए में। बिल्कुल, बाकी सब कुछ मतलब वही रहेगा, अलग नहीं रहता है। ठीक है, केवल आर्टिकल चेंज होगा। 2003 में 89वें संविधान संशोधन इसमें भी होगा। 19/2/2004 को प्रभाव में आया संविधान के एक नया अनुच्छेद 238 नहीं 338 का क जोड़ा गया। इसके अंतर्गत ये आयोग बना। इनमें भी एक सदस्य होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अध्यक्ष सदस्य होते हैं, टोटल 5 होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और 2 वर्ष से ज्यादा इसमें भी नहीं बन सकता है। सेम टू सेम आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यदि आवश्यक समझा जाता है समय से पहले भी आयोग अपना प्रतिवेदन दे सकता है। ठीक है, या तो वार्षिक रूप से देगा या फिर मतलब उनसे पहले भी दे सकता है। काम भी सेम होगा। अनुसूचित जाति के लिए कर रहा था, ये करेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए करेगा। अब आते 92 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बन गया। ठीक है, अब चलेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग के 27% ठीक है आरक्षण देने की अनुशंसा करने वाले बीपी मंडल किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? मंडल कमीशन, बीपी कर्नाटक। मंडल, झारखंड, वेस्ट बंगाल। वाह क्या बात है। और ओडिशा की को नहीं लग रहा है? बिहार के थे क्या? बिहार के? हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल मधेपुरा बिहार से के है मुख्यमंत्री रिलेटेड। थे। मधेपुरा से। हाँ, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे बिहार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, एक आयोग आती है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। उसके भी जो बलवंत राय मेहता जो थे किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? किस राज्य के मुख्यमंत्री थे वो? गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जितने बहुत सारा समिति है जो कि बाद में मुख्यमंत्री है, हम कभी करवा देंगे कौन कौन समिति में कौन कौन मुख्यमंत्री या फिर कौन मंत्री। हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट दिया उसमें 27% ओबीसी आरक्षण की बात की गई, जिसके अनुशंसा को किसकी सरकार ने मतलब घोषित बोला से हम तो भाई करने जा रहे हैं, हम तो देंगे 27% आरक्षण। नहीं बीपी मंडल की सरकार ने, वीपी सिंह। ठीक है, बीपी सिंह की सरकार ने बोला कि भाई साहब हम जो है अब विश्वनाथ प्रताप की सरकार ने 27% आरक्षण दिया। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में की गई। 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत संविधान पे एक नया अनुच्छेद 338 के ख का प्रावधान किया गया और पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग अब एक संवैधानिक दर्जा है। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, पूछेंगे ना? पूछे आप हमें ये बताओ 338 में क्या है? अनुसूचित जनजाति आयोग जाति नहीं है। 338 के क में क्या है? हेलीकॉप्टर का आवाज जहां से आ रहा है, जहां से भी हेलीकॉप्टर का आवाज आ रहा है माइक बंद कीजिए। ठीक है, और 338 के ख में क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग संवैधानिक बन गए। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों संवैधानिक किस साल में बना? 2004 में।
2004 2003 में बन गया था, लेकिन 2004 में इसके लिए संस्था बना दिया गया। ठीक है, मतलब 2004-3 समझिए। ये कब बना संवैधानिक? 2018 में 2018 में बना। ठीक है, आयोग में भी सेम कंडीशन होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होता है। इनके भी सभी 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय जनजाति, राष्ट्रीय जाति, राष्ट्रीय ओबीसी सारे के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष? 3 वर्ष। 3 वर्ष। कितने टर्म के लिए आ सकते हैं? 2 बार के लिए बस। तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति। प्रतिवेदन किसे सौंपेगी? राष्ट्रपति। उसके बाद राष्ट्रपति समझेंगे से उसके प्रतिवेदन को क्या करना है। राष्ट्रपति संसद को इसके बारे में निर्देश देते हैं, क्या करते हैं नहीं करते वो डिपेंड करेगा राष्ट्रपति के पास। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर कानूनी प्रक्रिया होगा तो संसद तो गुजरना पड़ेगा ना, लेकिन मेनली किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को सामाजिक शैक्षणिक रूप से, ठीक है, पिछड़े वर्गों के लाभान्वित के लिए समस्त नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है। हालांकि 2001 वाला में 105वां संविधान संशोधन के द्वारा बोला गया द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट, मतलब राज्य सरकार, ठीक है, आयोग से अब, ठीक है, पिछड़ी जातियों के लिए शैक्षणिक मामले को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामलों के लिए आयोग से परामर्श लेना अब मतलब जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब आप उनके लिए मतलब खुद ही मतलब क्या करेंगे, पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकती है। ठीक है, पहले कौन पिछड़े वर्ग की सूची में कौन आएगा इसके लिए निर्णय किनसे लेना पड़ता है? केंद्र। किनसे लेना पड़ता है? केंद्र नहीं, अरे क्या बोलते हैं इसको, अरे आयोग से लेना पड़ता था। अगर मान लीजिए, अगर जैसे कि मान लीजिए कोई जात है बिहार में, ठीक है, जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, मान लीजिए ए जात है, ठीक है, ए कास्ट के लोग हैं, ठीक है, ये बोला भाई साहब को ओबीसी के कैटेगरी 1 में, ठीक है, जनरल कैटेगरी के, ठीक है, बोला हमको ओबीसी में शामिल करो। इसकी अनुशंसा राज्य क्या करेगा? आयोग के पास भेजेगा। ठीक है, और आयोग क्या करेगा? राष्ट्रपति को भेजेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अधिकार से जब वो बोल देंगे ठीक है ओके है, तो उसके बाद इस जाति को, ठीक है, क्या किया जाएगा? ओबीसी में डाल दिया जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया, राज्य अब इसके लिए क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, राज्य खुद ही डिसाइड कर सकता है ओबीसी कैटेगरी में कौन आएगा नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए? तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था? 105वां था। नवीनतम संवैधानिक संशोधन कौन है? 106 है। ठीक है, और किस लोग से संबंधित है? आप लोग एक बार क्या चुनाव लड़िए एक बार, ठीक है, गांव से सबसे पहले चुनाव, मुखिया का चुनाव लड़के देखिए कुछ फायदा होता है कि नहीं। ठीक है, कोई नहीं वोट देगा। कौन से पार्टी से लड़े सर? बीजेपी से। मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए बिहार में किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट खड़ा हो सकते हो। पंचायत चुनाव के लिए पार्टी की आवश्यकता है, हालांकि कहीं कहीं पे पार्टी है, लेकिन आप ऐसे भी खड़ा हो सकते, कोई जरूरी नहीं है भारत में चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी। बिना मुखिया का चुनाव लड़े कोई आम चुनाव नहीं लड़ सकता है? आप डायरेक्ट, भारत के डायरेक्ट सबसे बड़ा चुनाव कौन होता है? आम चुनाव। किसी भी व्यक्ति के, ठीक है, समर्थन के बिना, ठीक है, आप एमपी का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी पार्टी के बिना समर्थन के, निर्दलीय से। हाँ बिल्कुल, वोट कोई नहीं देगा वो दूसरी बात है, जमानत की राशि जब्त हो जाएगी वो दूसरी बात है, नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सर वाला भी देगा कि नहीं देगा इस पे भी डाउट को सर संसद मतलब एगो कोई था ना, एगो रो रहा था, बोला था मेरे घर में 22 की 23 आदमी, हमको 12 की 13 को वोट पड़ा। बेचारा बहुत उदास था वो घर में ही डाउट करने का, हमको कौन वोट नहीं दिया घर में से। ठीक है, चलो चलेंगे भारत का नियंत्रक महालेखा। एक दुर्लभ प्रश्न आ रहा था करण कुमार का, बताइए कौन सा दुर्लभ प्रश्न था आपका? हाँ पूछ रहे हैं ना सर कि मतलब किसी एरिया को, क्षेत्र को SC/ST घोषित करने का संसद का अधिकार है या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति का। ठीक है सर। और इसके लिए अनुशंसा जो है ना, अनुसूचित जाति या फिर जनजाति आयोग कर सकती है। अच्छा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर 7 बज गया सर, नेक्स्ट कल करें? करेंगे हाँ सर। ओके, थैंक यू। ज्यादा हो गया क्या? ये मजा आया आज के क्लास में, जनसंख्या कम थी लेकिन ठीक थी, समझ में आ रहा ना अच्छे से?
जी सर। हाँ जी जी, 3 घंटा में कम क्लास है सर। सर मोबाइल चार्ज नहीं है।